डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1811 से 1820 तक। कितनी तेज। डार्क हंटर्स के मेंबरान शाइस्ता को ब्लैक शॉर्क पर हमला करते देखकर अपनी हैरत पर काबू ना रख सके। शाइस्ता बहुत ज्यादा तेज थी। उसने न सिर्फ बगैर किसी खास कोशिश के उनकी दिफाई लाइनों को तोड़ दिया था, बल्कि वो पलक झपकते ही उनके कमांडर तक भी पहुंच गई थी। इसकी रोशनी की 16 तलवारों ने ब्लैक शॉर्क के ब्लाइंड स्पॉट्स को भी निशाना बनाया। एक रेंजर के लिए बैक वक्त इतने सारे हमलों का दिफा करना नामुमकिन था। तुम मुझे मारना चाहती हो? ब्लैक शॉर्क ने रोशनी की 16 तलवारों को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। इससे पहले कि रोशनी की तलवारें रेंजर से टकराती, ब्लैक शॉर्क ने अपनी लंबी कमान को उफुकी तौर पर घुमाया, जिससे इसके गिर्द हुआ का एक हिसार बन गया। हुआ ने तमाम 16 रोशनी की तलवारों को पीछे धकेल दिया और वो ब्लैक शॉर्क के पास से बेजरर गुजर गईं। रेंजर को एक पॉइंट का भी नुकसान नहीं पहुंचा। 2 स्कल, विंड आर्मर। अगरचे शाइस्ता इस बार अपनी 2 बड़ी तलवारों से ब्लैक शॉर्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी, लेकिन वो विंड आर्मर के तहफ्फुज में रहते हुए हमला भी नहीं कर सकता था। जब विंड आर्मर गायब होने वाला था, ब्लैक शॉर्क ने बैकवर्ड जंप को फाल किया। उसने 5 तीर चलाए, जिन्होंने एक जादुई दायरा बनाया और एक दमदार सितारे की तरह शाइस्ता की तरफ फायर हुए, जबकि वो खुद हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। तो 2 स्कल, स्टार बरस्ट। ये रेंजर क्लास की सबसे ताकतवर 2 स्कल थी। इस स्कल ने 5 तीरों की ताकत को यकजा कर दिया था और यह हमला इतना मजबूत था कि इसी लेवल के एक ग्रेट लॉर्ड को भी लड़खड़ा कर पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। ताहम करीब आते हुए हमले के बावजूद शाइस्ता ने बचने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उसने ग्लोरियस विल के एक वार से हमले का जवाब दिया। विल ऑफ लाइट से तकवीयत पाकर ग्लोरियस विल ने एक सुनहरी चमक खारिज की और रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर ब्लैक शॉर्क के स्टार बरस्ट से टकरा गई। बूम। शाइस्ता के जवाबी हमले ने स्टार बरस्ट को वहीं 2 हिस्सों में काट दिया, जिसने वहां मौजूद दीगर खिलाड़ियों को दंग कर दिया। दूर से ये ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी की एक शुआ रोशनी की दूसरी शुआ को काट रही हो। ये एक शानदार मंजर था। एक लम्हे बाद एक शदीद झटके की लहर ने अर्धगिर्द के खिलाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। स्टार बरस्ट को काटने के बाद ग्लोरियस विल ने अपने चलाने वाले के सामने वाले हिस्से को काटना जारी रखा। शाइस्ता के 5x25 गज के एओई में फंसे 6 एक ड्रैगनवाइट्स मौके पर ही हलाक हो गए। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो पहले ही यह हमला इस्तेमाल नहीं कर चुकी? क्या ये कोई बिग हो सकता है? कुछ खिलाड़ियों, जिनकी याददाश्त अच्छी थी, ने महसूस किया कि शाइस्ता ने अभी जो स्कल इस्तेमाल की थी वो वही थी जो इसने पहले 0 विंग के शील्ड वॉरियर को बचाने और कई एक ड्रैगनवाइट्स को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। आमतौर पर इतनी ताकतवर स्कल का कूल डाउन बहुत तवील होना चाहिए, लेकिन अगर उसका कूल डाउन मुख्तसर भी हो तब भी ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो इसे चंद सेकंड्स के बाद ही दोबारा इस्तेमाल कर सके। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ है, शाइस्ता ने एक बार फिर ब्लैक शॉर्क पर ग्लोरियस विल का वार कर दिया। पहले की तरह ग्लोरियस विल ने एक सुनहरी रोशनी खारिज की जो ब्लैक शॉर्क की तरफ बढ़ी। ब्लैक शॉर्क अभी जमीन पर उतरा ही था और उसके पास हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। करीब आती हुई तलवार की रोशनी को देखकर ब्लैक शॉर्क के माथे पर शिकने पड़ गईं। फौरन उसने अपनी कदीम लंबी कमान की डोरी खींची। ताहम इस बार उसने कोई तीर नहीं चढ़ाया। उसने महज एक खाली डोरी खींची। ताहम खाली कमान के गिर्द माना की एक खौफनाक मिकदार जमा हो गई, जिसने रोशनी का एक तीर बना दिया। फिर इसने कमान की डोरी को छोड़ा और रोशनी के तीर को करीब आती हुई तलवार की रोशनी की तरफ रवाना कर दिया। पहले के बरक्स शाइस्ता का हमला ब्लैक शॉर्क के तीर को नहीं रोक सका। इसके बरक्स रोशनी के तीर ने तलवार की रोशनी को चिकनाचूर कर दिया और शाइस्ता की तरफ बढ़ता रहा। मरो, ब्लैक शॉर्क ने तंजिया अंदाज में कहा जब उसने तीर को अपने हदफ के 10 गज के अंदर आते देखा। रोशनी का ये तीर किसी रेंजर स्कल का नतीजा नहीं था। ये दरअसल उसकी कमान की स्किल्स में से एक स्पेस शटरिंग एरो था।
ये न सिर्फ इसके हमले को एक तक बढ़ा सकता था, बल्कि ये इसी लेवल के एक ग्रैंड लॉर्ड को भी शदीद जख्मी कर सकता था। अचानक रोशनी का तीर 30 से ज्यादा छोटी कापियों में तकसीम हो गया। छोटे तीरों की बारिश को देखकर एक लम्हे के लिए शाइस्ता ने भी खुद को बेबस महसूस किया। दरी असना करीबी डार्क हंटर्स के चेहरों पर फतह के तासुरात उभर आए। वो सब अपने कमांडर की इस चाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इन छोटे तीरों में से हर एक में ब्लैक शार्क की 100% ताकत मौजूद थी। अगर चंद तीर भी अपने निशाने पर लग जाते तो शाइस्ता की HP का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाता। ताहम अचानक कुछ गैर मुतवक्के हुआ। एक बार फिर शाइस्ता ने ग्लोरियस विल को बुलंद किया और उसने वही सुनहरी चमक खारिज की जो वो पहले 2 बार कर चुकी थी। अपनी तरफ उड़ते हुए 30 से ज्यादा तीरों पर नजर डालते हुए शाइस्ता ने ग्लोरियस विल को नीचे की तरफ घुमाया। एक बार फिर बड़ी तलवार से रोशनी की एक सुनहरी शुआ निकली, जिसने फौरन हर रोशनी के तीर को निगल लिया और ब्लैक शार्क की तरफ बढ़ती रही। तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए ब्लैक शार्क ऐन वक्त पर सुनहरी शुआ के रास्ते से छलांग लगाकर हिट गया। जब रेंजर दोबारा खड़ा हुआ तो वो शाइस्ता को इंतहाई सदमे से देखे बगैर न रह सका। वो कौन है? जब ब्लैक शार्क ने अब शाइस्ता की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर पहले वाला मगरूराना तासुर नहीं था। वो एक रेंजर था, एक ऐसी क्लास जिसकी तवज्जो दौरमार हमलों पर मरकूज होती है। फिर भी शाइस्ता जैसे बरजरकर का सामना करने के बावजूद वो नुकसान में था। ये महज नाकाबिल यकीन था। यहां तक कि वैलिड स्पिरिट, जो जंग में अपने इत्तेहादियों की कमान कर रही थी, शाइस्ता को देखते हुए एक संजीदा तासुर पहने हुए थी। वो ब्लैक शार्क की ताकत से काफी वाकिफ थी। यहां तक कि जब ब्लैक शार्क ने इन लीडिंग सिविल के नंबर 1 बरजरकर इन लीडिंग हार्ट से जंग की थी तो उसने इस शख्स को आसानी से दबा लिया था, जब तक कि इसने बरजरकर को करीबी लड़ाई की हद में नहीं आने दिया। फिर भी एक मुख्तलिफ बरजरकर ने इसे दूर मार जंग में दबा दिया था। इस मुख्तसर लम्हे के दौरान जब शाइस्ता ने ब्लैक शार्क और वैलिड स्पिरिट दोनों की तवज्जो हटा रखी थी, डार्क हंटर्स की फौज से चीखों का एक सिलसिला बुलंद हुआ। वाज़े अल्फाज में ये इन एमटीज की तरफ से आई थीं जो ड्रैगनवाइड्स में तब्दील हो चुके थे। ड्रैगनवाइड्स में तब्दील होने के बावजूद एक अकेली खातून इसी सुनटर एक एमटीज को ज़बह कर रही थी। मजीद ये कि वो खातून इसी सुन मुकम्मल HP वाले एमटीज को मारने के लिए सिर्फ एक स्किल्स इस्तेमाल कर रही थी। दूसरी जगह एक खातून एलिमेंटलिस्ट ने एक के बाद दीगरे कई स्पील्स फेंके। बर्फ और आग की किस्म के स्पील्स ने किसी भी ऐसे खिलाड़ी को फौरन मार डाला जो MP नहीं था। जब 3-2 खिलाड़ियों ने इस एलिमेंटलिस्ट को रोकने की कोशिश की तो वो 3 किलोनस में तकसीम हो गई। हर कापी ने इन 3-2 खिलाड़ियों को आसानी से दबा दिया जिन्होंने इस पर हमला किया था, और आखिरकार उसने 5 से भी कम चालों में तीनों को मार डाला। उसने करीबी डार्क हंटर्स को चौंका दिया। कुछ फासले पर एक गार्डियन नाइट डार्क हंटर्स की फ्रंट लाइन में तबाही मचा रहा था। एक ही चार्जिंग अटैक के साथ गार्डियन नाइट ने 10 से ज्यादा खिलाड़ियों को हवा में उड़ा दिया। यहां तक कि जब खिलाड़ी ने टो के हमले बरारास्त सहे तब भी गार्डियन नाइट की सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा HP कम हुई। गार्डियन नाइट का दिफा ड्रैगनवाइड खिलाड़ियों से भी ज्यादा था। जीरो विंग के बहुत से मेंबरान ने हैरत अंगेज तौर पर आला जंगी ताकत का मुजाहिरा किया। जीरो विंग का सिर्फ एक मेंबर 2-3-2 डार्क हंटर्स का मुकाबला कर सकता था। जीरो विंग के इन खिलाड़ियों की वजह से डार्क हंटर्स, जिनका पल्ला इब्तिदा में भारी था, को मुसलसल जानी नुकसान उठाना पड़ा। कितने ताकतवर! साइकिलिंग लाइट, जो इस वक्त 1-2 खिलाड़ी से लड़ रहा था, दंग रह गया जब उसने फायर डांस और उसके साथियों को अपनी आंख के गोशे से लड़ते हुए देखा। शार्क, हम उसे जारी नहीं रहने दे सकते। अगर हम जीत भी गए तब भी हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें दीगर अलिफाडुंचरर टीमों के आने का इंतजार करना चाहिए और मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। वैलिड स्पिरिट ने एक निजी चीट के जरिए ब्लैक शार्क को पैगाम भेजा। कई दूसरी अलिफाडुंचरर टीमों ने हमारे हमले के बारे में सुन लिया है। मुझे नहीं लगता कि उनके पहुंचने में ज्यादा देर लगेगी। अगरचे ये सच था कि उन्हें जीरो विंग को खत्म करने के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने ये काम लेने के लिए एक शर्त रखी थी। वो बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बसूरत दीगर इनामात इस कीमत के काबिल नहीं थे। ठीक है, चलो पीछे हटते हैं, ब्लैक शार्क ने दांत पीसते हुए कहा जब इसने आर्जी पसपाई पर इत्तेफाक किया। अगरचे वो शाइस्ता के साथ अपनी लड़ाई से भागने से गुरेजा था,
लेकिन इस वक्त सूरत हाल तीनों गिल्ड्स के हक में थी। मजीद ये कि इसके इत्तेहादियों ने जो बेसिक ड्रैगन वाइट पोशन पिया था, इसका असर आधे घंटे तक रहता था। ये दीगर एडवेंचरर टीमों के पहुंचने और दूसरे हमले में उनकी मदद करने के लिए काफी से ज्यादा वक्त था, जिसके बाद ब्लैक शार्क ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। तुम जाना चाहते हो, ये महसूस करते हुए कि ब्लैक शार्क उनके दरमियान फासला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शाइस्ता ने एक बार फिर विल ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया। लानत हो, वो इस स्कल को कितनी बार इस्तेमाल कर सकती है। ब्लैक शार्क को ऐसा लगा जैसे वो करीब आती हुई रोशनी की शुआ को देखकर थोड़ा पागल हो रहा हो। इस हकीकत के बावजूद कि शाइस्ता सिर्फ एक रिफाइनमेंट लिम की माहिर थी, इसने अपनी ताकतवर स्किल्स और बुनियादी खुसूसियात के साथ दूर मार जंग में इसे मुकम्मल तौर पर दबा दिया था। उनके दरमियान फासला बहुत कम था और ब्लैक शार्क के पास आने वाले हमले से बचने का वक्त नहीं था। नतीजे के तौर पर वो खुद को बचाने के लिए लाइफ सेविंग स्कल इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। ताहम अपनी लाइफ सेविंग स्कल इस्तेमाल करने के बाद ब्लैक शार्क ने देखा कि शाइस्ता से एक कौस कज़ा जैसी चमक निकल रही है। अगले ही लम्हे एक ताकतवर दबाव ने इसे नीचे दबा दिया, जिससे इसकी रफ्तार कम हो गई। अब वो रफ्तार में वो बरतरी खो चुका था जो आमतौर पर उसके पास होनी चाहिए थी। इससे पहले कि ब्लैक शार्क की नजर पड़ती, 3 मुकद्दस नेज़े इसकी तरफ उड़ते हुए आए। ब्लैक शार्क ने शिद्दत से अपनी कमान से हमले को रोकने की कोशिश की, ताहम जिस लम्हे एक मुकद्दस नेज़ा उसकी कदीम कमान से टकराया, ब्लैक शार्क को ऐसा लगा जैसे वो किसी ट्रक से टकरा गया हो। ताकतवर कुव्वत का मुकाबला करने से कासिर ब्लैक शार्क लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। इसकी HP फौरी तौर पर 3000 से ज्यादा गिर गई। जब ब्लैक शार्क 3 मुकद्दस नेज़ों से निमट रहा था, शाइस्ता जो 15 गज से भी कम फासले पर थी, ने विल ऑफ लाइट का वार किया, जिसका कोल डाउन इत्तेफाक से अभी खत्म हुआ था। विल ऑफ लाइट। इस बार ब्लैक शार्क के पास करीब आती हुई रोशनी की शुआ को रोकने के लिए कोई इजाफी तवानाई नहीं थी। हमले ने इसे निगल लिया और उसका जिस्म रोशनी के जर्रात में तब्दील हो गया और वो मैदान जंग से गायब हो गया। चैप्टर 1812 रोशनी की ताकत। कमांडर मारे गए। क्या वो कोई इफरीत है? ब्लैक शार्क के जिस्म को गायब होते देखकर डार्क हंटर्स एडवेंचरर टीम के मेंबरान दंग रह गए। कुछ मेंबरान तो हमला करना भी भूल गए और जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल के खिलाड़ियों के बराह रास्त हमलों का निशाना बने। कमांडर कैसे हार सकते हैं? लोनली लैंप इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी देखा था। ब्लैक शार्क की ताकत बहुत पहले ही लोनली लैंप और दीगर डार्क हंटर्स के जहनों पर नक्श हो चुकी थी। न सिर्फ ब्लैक शार्क की जंगी तकनीकें हैरानकुन थीं, बल्कि इसने गेम के इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन साजो सामान भी पहन रखा था। यहां तक कि अगर वो सपर गिल्ड्स के पुराने राकेशों का सामना करता, तब भी वो आजादाना तौर पर मैदान जंग में दाखिल और बाहर निकल सकता था। अगर 2 खिलाड़ियों के एक ग्रुप ने मिलकर ब्लैक शार्क को मारा होता, तो लोनली लैंप यकीन कर सकता था कि इसका कमांडर मर गया है, लेकिन एक अकेले खिलाड़ी ने ब्लैक शार्क का सामना किया और इसे मार डाला। मजीद ये कि वो खिलाड़ी कोई इफरीत की सतह का माहिर नहीं था जिसने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में कई सालों की शोहरत हासिल की हो। वो भला इस हकीकत को सच कैसे मान सकता था? वो इतनी ताकतवर कैसे है? इन लीडिंग हार्ट जो दूर खड़ी शाइस्ता को फख्र से देख रहा था, ये सब देखकर बेअल्फाज रह गया। उसका दिल हैरत और तारीफ दोनों से भर गया। वो शाइस्ता के नाम से नावाकिफ नहीं था। आखिरकार वो खुद भी कभी एक गिल्ड लीडर रह चुकी थी। अगरचे ब्लैक वाटर कारपोरेशन की मुदाखलत की वजह से इसका गिल्ड खत्म कर दिया गया था, लेकिन ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत थी कि शाइस्ता एक इंतहाई बासलाहियत खिलाड़ी थी। ओरोबोरोस के खत्म होने के बाद इन लीडिंग सिविल ने शाइस्ता को भर्ती करने की कोशिश की थी, और वो इससे राब्ता करने वाली वाहिद सपर पावर नहीं थी। इन लीडिंग हार्ट के इल्म के मुताबिक कम अज कम 3 सपर पावर्स ने सुनोगाडिस को भर्ती करने की कोशिश की थी। ताहम आखिरकार शाइस्ता ने जीरो विंग में शामिल होने का इंतखाब किया था, जो इस वक्त एक गैर मरूफ गिल्ड था। इस फैसले ने मुख्तलिफ सपर पावर्स को मायूस किया था। इससे पहले डंजन रेड के दौरान शाइस्ता के बारे में इन लीडिंग हार्ट की आरा की तस्दीक हो गई थी। वो खातून वाकई इंतहाई बासलाहियत थी और बिलाशुबा मुस्तकबिल में गार्ड्स डोमेन की एक मशहूर माहिर बन जाएगी। ताहम उस वक्त शाइस्ता का जंगी मेयार अभी भी बहुत कच्चा था।
वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला माहिरीन का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर बुनियादी खुसूसियात में अपने फ़ायदे पर इन्हिसार करती थी। इन लीडिंग हार्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि महज एक नया हथियार बदलने से शाइस्ता इसके जैसे माहिरीन के बराबर जंगी ताकत का मुजाहरा करने के काबिल हो जाएगी। अपनी इस खौफनाक स्कल पर इन्हिसार करते हुए ब्लैक शार्क पर उसकी फतह, जो डार्क नाइट एम्पायर की तारीख कुव्वतों में बहुत मशहूर था, जबरदस्त थी। इन लीडिंग हार्ट ब्लैक शार्क पर तरस खाए बगैर ना रह सका। वो ये भी समझ गया कि ब्लैक शार्क क्यों हारा था। अगर उसे शाइस्ता को चैलेंज करना पड़ता तो शायद इसे भी इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ता। ये महज मज़ाक़ खेज था कि शाइस्ता इतने कम वक्त में बार बार इतने ज्यादा बरस्ट रेंज वाली स्कल इस्तेमाल कर सकती थी। ये अब कोई ऐसा हमला नहीं रहा था जिसे तकनीकों से कम किया जा सके। यहाँ तक कि एक इसीसुन, जो सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग स्किल्स वाली क्लास है, वो भी शाइस्ता से बगैर किसी नुकसान के नहीं बच पाता। ब्लैक शार्क जैसे रेंजर की तो बात ही छोड़ दे। अगर ब्लैक शार्क को अपनी मौत का इल्जाम किसी को देना था तो वो इतने खराब वक्त पर हमला करने के लिए सिर्फ खुद को मोरिद इल्जाम ठहरा सकता था। उसने दरअसल उसी दिन हमला किया था जिस दिन जीरो विंग ने इक्लिप्स थर-1 पर रेड की थी। मजीद ये कि यह हमला जीरो विंग के सपर लार्ज स्केल टीम डंजिन को क्लियर करने के बाद हुआ था। डंजिन की लूटमार की बदौलत जीरो विंग के मेंबरान ने अपने हथियारों और साजो सामान को काफी हद तक बेहतर कर लिया था। कितनी बेपनाह ताकत है। आखिर वो हथियार क्या है? अनमोल शहजादी थोड़ी हैरान थी जब उसने शाइस्ता के हाथ में मौजूद ग्लोरियस विल को देखा। अगरचे वो जानती थी कि मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट का कोई भी हथियार गैर मामूली होगा, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि यह हथियार इतना ताकतवर होगा। ग्लोरियस विल ने शाइस्ता की जंगी ताकत को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया था। यह खास तौर पर उसकी पीवीपी सलाहियतों के लिए सच था। मजीद ये कि मैदान जंग में कोला की कारकर्दगी भी चश्मकुशा थी। डार्क कोरविजन सिट से लेस कोला के पूरे जिस्म से एक झुलसा देने वाली चमक निकल रही थी। जंग के दौरान ये चमक और भी शदीद हो गई। जो भी खिलाड़ी गार्डियन नाइट के करीब आता, इसे एक चुभता हुआ दर्द महसूस होता और वो लड़ाई में अपनी तवज्जो खो बैठता। मुनासिब फायर रेजिस्टेंस के बगैर खिलाड़ियों को इस जलती हुई चमक से नुकसान भी पहुंचा। यहाँ तक कि मुतअद्दिद दो करीबी लड़ाई के माहिरीन के खिलाफ भी कोला ने आसानी से एक ही चार्जिंग हमले से इन सब को लड़खड़ा कर पीछे धकेल दिया। जब ट2 की आग की किस्म के स्पेल से टकराया तो कोला को सिर्फ 2000 के करीब नुकसान पहुंचा। जहां तक ट1 स्पील्स का ताल्लुक है, उन्होंने 1000 से भी कम नुकसान पहुंचाया। कोला के लिए, जिसकी HP 85,000 से ज्यादा थी, ये बमुश्किल एक खराश थी। अकेले कोला ने डार्क हंटर्स के दिफाई जाल में सुराख कर दिया था। डार्क कोरविजन सीट ने इसके तसव्वुर से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मैदान जंग में एक मुख्तसर खामोशी के बाद डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम अपनी हैरत से बाहर आई, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर डार्क हंटर्स मुड़कर भागे नहीं। इसके बजाय उन्होंने लालची नजरों से शाइस्ता को घूरा। इस औरत का जंगी मेयार ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे का है। यह हकीकत कि वो कमांडर को मार सकती है, इसका मतलब यह होना चाहिए कि इसके पास बेहतरीन साजो सामान है। इसकी बड़ी तलवार कितनी शानदार लग रही है। ये यकीनन कोई आम हथियार नहीं है। उसने अभी कमांडर के साथ एक सख्त लड़ाई खत्म की है। उसने अपनी स्किल्स खत्म कर ली होंगी। अगर हम उसे अभी मार दें तो हम इसका साजो सामान अपने लिए हासिल कर सकते हैं। डार्क हंटर्स पर ख्वाहिश गालिब आ गई जब उन्होंने शाइस्ता को देखा, जो उस वक्त अपने दुश्मन की सफों में अकेली खड़ी थी। क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है? वो वाकई ऐसे वक्त में शाइस्ता पर नजरें जमाए हुए हैं। ब्लू फिनिक्स उलझन में पड़ गई जब उसने डार्क हंटर्स का लालच देखा। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि इन खिलाड़ियों के जहनों में क्या चल रहा है। डार्क हंटर्स अपनी रफ्तार खो चुके थे, फिर भी फरार होने की कोशिश करने के बजाय ये खिलाड़ी शाइस्ता को घेरने और मारने के लिए कीमती वक्त जाया करना चाहते थे। इसे मार दो, कमांडर का बदला लो। बिल्कुल, कमांडर के लिए इसे मार दो। एक नारे के साथ शाइस्ता के करीब मौजूद तकरीबन 80 डार्क हंटर्स ने खातून बर्जरकर पर धावा बोल दिया। वो पीछे हटने के अमल में थे और ब्लैक शार्क को मारने के लिए शाइस्ता अकेली उनकी पिछली लाइन तक पहुंच गई थी। इसके आसपास कोई एक साथी भी नहीं था। ये उनके लिए उसे खत्म करने और उसकी अशिया लौटने का मौका था। मजीद ये कि वो सब माहिरीन थे।
वो बता सकते थे कि शाइस्ता ने अपने कमांडर को सिर्फ इस खौफनाक स्कल की वजह से शिकस्त दी थी जो उसके पास थी। उनके तजुर्बे के मुताबिक इतनी ताकतवर स्कल किसी स्कल बिक से नहीं थी। 80% इम्कान था कि ये स्कल उन हथियारों और साजो सामान से ताल्लुक रखती थी जो उसने इस्तेमाल किए थे। बहुत से डार्क हंटर्स पहले ही बेसिक ड्रैगन वाइट पोशन पी चुके थे। वो आज नहीं तो कल मरने वाले थे। अगर वो शाइस्ता को मारकर मरने से पहले आला दर्जे के साजो सामान का एक टुकड़ा हासिल कर सकें तो उनका मरना रायगा नहीं जाएगा। सबसे अहम बात यह थी कि उनके कामयाब होने का बहुत ज्यादा इम्कान था। ये ठीक नहीं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमें इसे बचाना होगा, इन लीडिंग हार्ट चलाया जब उसने डार्क हंटर्स को सुनो गार्डिस को घेरते देखा। ताहम जैसे ही उन लीडिंग हार्ट ने अपनी बात खत्म की, शाइस्ता सीधा अपनी तरफ आने वाले 80 से ज्यादा डार्क हंटर्स की तरफ दौड़ी। इन डार्क हंटर्स में से 5 2 के माहिरीन थे। अगर ब्लैक शार्क भी इतनी बड़ी फोर्स में घर जाता तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। फिर भी शाइस्ता ने भागने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने महज ग्लोरियस विल को बुलंद किया। एक लम्हे बाद हथियार से एक शानदार चमक निकलने लगी। वो दोबारा वही चाल इस्तेमाल करने वाली है। सब लोग बचने पर ध्यान दें। लोनली लैम्प, जो शाइस्ता की तरफ बढ़ने वाले हुजूम का हिस्सा था, चलाया। माहिरीन के तौर पर डार्क हंटर्स ने बहुत तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया। उन्होंने बहुत पहले ही विल ऑफ लाइट के एओई का अंदाजा लगा लिया था और एक दूसरे से मुनासिब फासला बरकरार रखा था। दरीं असना डार्क हंटर्स को फैलते हुए देखकर शाइस्ता मुस्कराए बगैर न रह सकी, जिसने इसके मुखालफीन को उलझा दिया। ताहम इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, शाइस्ता ने ग्लोरियस विल को लहराया। ताहम पहले के बरक्स शाइस्ता ने अपनी बड़ी तलवार को नीचे की तरफ नहीं घुमाया। इसके बजाय उसने इसे अपने सामने जमीन में गाड़ दिया। फिर रोशनी की एक शानदार शुआ ने तारीक आसमान को चीर दिया और शाइस्ता पर नाजिल हुई। अगले ही लम्हे करीब आते हुए 80 से ज्यादा डार्क हंटर्स के नीचे एक जादुई दायरा नमूदार हुआ। जादुई दायरे में फंसे डार्क हंटर्स ने एक शदीद दबाव महसूस किया जिसने उन्हें नीचे दबा दिया और उनकी हरकत सुस्त पड़ गईं। इन सब ने मौत के खतरे को अपने सरों पर मंडलाते हुए महसूस किया। नहीं, ये वही चाल नहीं है, ये एक और स्कल है। डार्क हंटर्स को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपनी किस्मत बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। इस जगह से गायब हो जाओ। मिथ ऑफ लाइट। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, शाइस्ता ने ग्लोरियस विल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और हथियार को जमीन से ऊपर की तरफ एक बार में खींच लिया। तलवार की रोशनी ने जमीन को चीरते हुए इसे चिकनाचूर कर दिया। जैसे जैसे तलवार की रोशनी आगे बढ़ी, ये तेजी से फैली और हर इस चीज को निगल गई जिसे इसने छुआ। जब तक तलवार की रोशनी गायब हुई, मध्यम होती रोशनी ने एक 6 मीटर गहरा गड़ा जाहिर किया जो शाइस्ता के सामने 50 गज के मखरूती शक्ल में फैला हुआ था। लावारिस हथियार और साजो सामान गड़े में बिखरे पड़े थे। चैप्टर 1813 मैजिक सोल्जर का नुज़ूल। कितनी ताकत! सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ जब उसने मिथ ऑफ लाइट के बनाए हुए गड़े को देखा। स्कल की तबाहकुन ताकत फुलियम डोमेन से भी बरतर थी। फुलियम डोमेन ने सिर्फ बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था, ये मिथ ऑफ लाइट की तरह खित्ते को तब्दील नहीं कर सकता था। अगरचे अर्द गिर्द के खित्ते को मुतासिर करने की सलाहियत शायद ज्यादा न लगे, लेकिन मखसूस हालात में इसके बहुत से इस्तेमाल थे। ये सलाहियत खास तौर पर मुहासरे की जंग के दौरान मुफीद थी। मिथ ऑफ लाइट दिफाई ढांचों को तबाह कर सकती थी। ये एक आम जंगी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर थी क्योंकि खित्ते को तब्दील करने की इसकी सलाहियत हदफ बनाए गए दिफाई ढांचों के दिफा और दिफाई जादुई दायरे को नुकसान पहुंचाती, जिससे वो हमलों का ज्यादा शिकार हो जाते। माजी में ऐसी अशिया मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए स्ट्रेटेजिक वसाइल रही थीं। ग्लोरियस विल जैसा हथियार अब दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं रहा था, बल्कि कस्बों और शहरों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार बन गया था। मजीद ये कि इतनी तबाही मचाने के बावजूद मौजूदा ग्लोरियस विल मुकम्मल नहीं थी। जब वो इसे अपग्रेड करने के लिए काफी मैजिक क्रिस्टल्स और सुन अल्फासेंसेस जमा कर लेंगे तो मिथ ऑफ लाइट की ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। सैफ अली मिथ ऑफ लाइट की तबाहकुन ताकत से हैरान होने वाला वाहिद शख्स नहीं था। यहां तक कि इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी जो करीब ही खड़े थे, दंग रह गए। वो डार्क हंटर्स जिन्होंने शाइस्ता पर हमला करने का इरादा किया था, सदमे से जिम गए।
वो स्कल क्या है? ये इतनी ताकतवर कैसे है? अगरचे उन्होंने खित्ते को तब्दील करने वाले काफी आला दर्जे के स्पेल्स देखे थे, लेकिन उनमें से किसी भी स्पेल ने मिथ ऑफ लाइट जितनी तबाही नहीं मचाई थी। 6 मीटर गहरे गले की दीवारें पिघले हुए लावे में तब्दील हो चुकी थीं। स्कल की ताकत हैरान कुन थी। अपने 80 से ज्यादा इत्तेहादियों को जलकर राख होते देखने के बाद बाकी डार्क हंटर्स हिचकिचाए और कदरे खौफजदा हो गए। कम अज कम वो शाइस्ता की विल ऑफ लाइट से बचने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े एओई के खिलाफ उनकी मौत यकीनी थी जब तक कि उनके पास कोई इनविल्नरेबिलिटी स्कल ना हो। उनके पास हमले से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डार्क हंटर्स ने खामोशी से शाइस्ता का दोबारा जायजा लिया। अगरचे उनका लालच खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उनके दिलों में खौफ का जज्बा गालिब था। मजीद बड़ा मिथ ऑफ लाइट के बनाए गए गड़े ने उन्हें शाइस्ता पर हमला करने से रोक दिया था। गड़े ने उनके पीछे हटने के रास्ते को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अब ये तमाम खिलाड़ी सिर्फ फरार होने के बारे में सोच सकते थे। कोई नहीं जानता था कि आया शाइस्ता मिथ ऑफ लाइट को दोबारा इस्तेमाल कर सकती है या नहीं, जैसा कि इसने विल ऑफ लाइट के साथ किया था। ये खिलाड़ी बेवकूफ नहीं थे। अगरचे वो मौत से नहीं डरते थे, लेकिन वो मुफ्त में नहीं मरना चाहते थे। अगर वो बेसिक ड्रैगन वाइट पोशन के असरात के तहत कुदरती मौत मरते, तो न सिर्फ वो कोई हथियार असाजो सामान नहीं खोते, बल्कि उनका सिर्फ 50% एक्सपी कम होता। ताहम अगर वो मारे जाते तो वो एक हथियार असाजो सामान का टुकड़ा और एक पूरा लेवल खो देते। जीरो विंग के पास इतना ताकतवर खिलाड़ी कैसे है? वैलिड स्पिरिट, जो पीछे हटने के अमल में थी, डार्क हंटर्स का खौफ देखकर हैरान हुए बगैर न रह सकी। शेडो क्ला की जमा करदा मालूमात के मुताबिक अगरचे जीरो विंग बहुत ताकतवर था, लेकिन ये यकीनी तौर पर इतना मजबूत नहीं था। खास तौर पर शाइस्ता इन रिपोर्ट्स में बयान की गई शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खातून बर्जरकर ने अकेले ही 100 से ज्यादा डार्क हंटर्स को मार डाला था। डार्क हंटर्स कोई आम लोग नहीं थे। वो माहिरीन थे जिन्हें मुख्तलिफ डार्क प्लेयर्स में से चुनकर भर्ती किया गया था। मजीद ये कि अल्फाडुंचर टीम में शामिल होने के बाद उन्हें बहुत सी खुसूसी तरबियत मिली थी। इसके अलावा डार्क प्लेयर्स के तौर पर वो दूसरे खिलाड़ियों से लड़ने में माहिर थे। पीवीपी में वो उसी जंगी मेयार के आम माहिर खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। फिर भी शाइस्ता ने अकेले ही डार्क हंटर्स के 10वें हिस्से को खत्म कर दिया था। ये नतीजा वाकई खौफनाक था। कमांडर, दूसरी अल्फाडुंचर टीमों के कमांडरों ने हमें पैगाम भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वो तकरीबन पहुंच चुके हैं। 2 बहुत करीब हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट में हम तक पहुंच जाएंगे। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जीरो विंग को कुछ देर मजीद उलझाए रख सकते हैं, एक लेवल 55 की खातून क्लर्क ने अचानक रिपोर्ट दी, जिसने शानदार नीले रंग का लिबास पहन रखा था और चांदी का सा पकड़ा हुआ था। 2 या 3 मिनट, ये सुनकर वैलिड स्पिरिट गहरी सोच में पड़ गई। एक मुख्तसर लम्हे के बाद उसने जवाब दिया, डार्क हंटर्स को मतला करो और उन्हें बताओ कि कुमक जल्द ही पहुंच जाएगी। उन्हें कहो कि वो वक्त निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जब किसी गिल्ड के आला ओहदेदारों को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तो पहली कोशिश सबसे अहम होती है, क्योंकि ये आला ओहदेदार हमले के लिए तैयार नहीं होते। अगर पहली कोशिश नाकाम हो जाए, तो बाद की कोशिशों के कामयाब होने का इम्कान और भी कम होता है। अब चूंकि ब्लैक शॉक ने जीरो विंग, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और उन लीडिंग सिविल की टेलीपोर्टेशन सलाहियतों पर पाबंदी लगा दी थी और जिस्मानी तौर पर उन आला ओहदेदारों को डार्क प्रिजन किट से निकलने से रोक दिया था, ये इन तीनों गिल्ड्स के आला ओहदेदारों को मारने का बेहतरीन मौका था। उन्हें शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। जब तक डार्क सिविल से ताल्लुक रखने वाली दर्जन भर अल्फाडुंचर टीमें इकट्ठी हो जाती, तीनों गिल्ड्स के माहिरीन यहीं मारे जाएंगे, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन कमांडर, जीरो विंग के लोग बहुत ताकतवर हैं। वो डार्क हंटर्स के ड्रैगन वाइट खिलाड़ियों को भी ज़बाह कर रहे हैं। मुझे डर है कि कुमक पहुंचने से पहले ही डार्क हंटर्स खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अगली बारी हमारी होगी, खातून क्लर्क ने परेशानी से कहा जब उसने डार्क हंटर्स के मेंबरान की तादाद को मुसलसल कम होते देखा। मजीद ये कि डार्क हंटर्स को अंदाजा होना चाहिए कि अगर वो रुक कर लड़ते हैं तो उनका क्या अंजाम होगा। वो इस तजवीज से कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। अगरचे वो सब डार्क सिविल के मेंबर थे, लेकिन तंजीम की अल्फाडुंचर टीमें हरीफ भी थीं। इनमें से कोई भी खुशी से दूसरे के लिए खुद को कुर्बान नहीं करेगा।
वैलिड स्प्रिट समझ गई कि इसका मुतालबा इश्तियाल अंगेज था और बिलाशुबा इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। एक और लम्हे तक गौर करने के बाद उसने हुक्म दिया, मैं समझती हूं। आयरन ब्लेड टीम को मतला करो, उन्हें बताओ कि अब उन्हें मजीद पीछे हटने की जरूरत नहीं है। उन्हें डार्क हंटर्स की मदद करने दो ताकि वो जीरो विंग को रोके रखें। आयरन ब्लेड टीम को कार्रवाई करने दें। कमांडर, क्या इस ट्रम्प कार्ड को जाहिर करना थोड़ी जल्दी नहीं है? खातून क्लर्क ने हैरत से पूछा। डार्क सिविल में हर अल्फाडुंचरा टीम के अपने राज थे। डार्क हंटर्स का बेसिक ड्रैगन वाइट पोशन उसकी एक मिसाल थी। अगर डार्क हंटर्स ने इस जंग में पोशन इस्तेमाल न किया होता तो शैडो क्ला उसके वजूद से बेखबर रहता। अगरचे शैडो क्ला के पास बेसिक ड्रैगन वाइट पोशन जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन इसका अपना एक ट्रम्प कार्ड था। ये ठीक है, इस वक्त जीरो विंग के मेंबरान को रोके रखना ज्यादा अहम है, वैलिड स्पिरिट ने अपने मातहत की तशवीश को मुस्तरद करते हुए कहा। अगर उन्होंने जीरो विंग को अब ना रोका तो जीरो विंग के हथियार और साजो सामान हासिल करने का उनका ख्वाब टूट जाएगा। वो पहचान सकती थी कि जीरो विंग के आला ओहदेदार उन हथियारों और साजो सामान से कहीं बेहतर इस्तेमाल करते हैं जो उसके और ब्लैक शार्क जैसे अल्फाडुंचरा टीमों के कमांडर्स इस्तेमाल करते थे। अगर शैडो कला इन अशिया पर हाथ साफ कर लेता तो उसके पास उनमें से कुछ मुहिम्मात को मुकम्मल करने का मौका होता जिन्हें इसे कुछ अरसे के लिए एक तरफ रखने पर मजबूर किया गया था। समझ गई, खातून क्लर्क ने जवाब दिया। उसने फौरन आयरन ब्लेड टीम को, जिसके मेंबरान इस वक्त ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन से लड़ रहे थे, बदले हुए अहकामात से मतला किया। इसके साथ ही उसने पीछे हटते हुए डार्क हंटर्स को वक्त निकालने के लिए कहा। खुशकिस्मती से डार्क हंटर्स ने शैडो क्ला की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अब भी भागना शुरू कर दी तो जीरो विंग के मेंबरान उनमें से बहुत सौ की जान ले लेंगे। बेमकसद मरने के बजाय वो लड़े और उम्मीद करें कि कुमक के पहुंचने के लिए काफी वक्त मिल जाए। कुछ देर के लिए डार्क हंटर्स ने हिट एंड रन की हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए जीरो विंग और उन लीडिंग सिविल के मेंबरान के साथ एक भागती हुई जंग लड़ी। उन्होंने जहां तक मुमकिन हो सका किसी भी तवील लड़ाई से गुरेज किया, जिससे उनकी हलाकतों की शरह में नुमाया कमी आई। मैदान जंग के दूसरी तरफ शैडो क्ला की 100 रुकनी टीम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के मेंबरान से अलग हो गई और जीरो विंग के मैदान जंग में दाखिल हो गई। इन 100 खिलाड़ियों में से 10 2 थे, जबकि बाकी 1 के खिलाड़ी थे। ये टीम निस्बतन एक ताकतवर माहिर टीम थी। ताहम शैडो क्ला की ये छोटी सी टुकड़ी जीरो विंग के मेंबरान के मुकाबले में मांद पड़ गई, जो सब के सब 2 के खिलाड़ी थे। फिर भी शैडो क्ला के इन मेंबरान ने जीरो विंग के मेंबरान का सामने से तसादुम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने डार्क हंटर्स की तरह भागती हुई जंग लड़ने के कोई आसार नहीं दिखाए। दर हकीकत शैडो क्ला के ये मेंबरान सीधे शैडो सॉरुड के हरावल दस्ते की तरफ बढ़े। दिलचस्प, वो लड़ाई मोल लेना चाहते हैं, शैडो सॉरुड ने हैरत से अपनी भनमें उठाई जब उसने करीब आती हुई 100 रुकनी टीम को देखा। उसने दर्जन भर खिलाड़ियों को मुंतखब किया और इस नए दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। जब दोनों अतराफ के दरमियान 50 गज से भी कम का फासला रह गया तो शैडो क्ला के मेंबरान शरारत से मुस्कुराए। फिर इनमें से हर एक ने अपने बैग से एक मैजिक ईरे स्क्रोल निकाला और बगैर किसी हिचकिचाहट के स्क्रोल को खोल दिया। अचानक मैदान जंग में 10 जादुई दायरे नमूदार हुए, जिनमें से हर एक को 9 1 खिलाड़ी और 1 2 खिलाड़ी बरकरार रखे हुए था। एक लम्हे बाद 10 जादुई दायरों में से हर एक में खड़े 1 खिलाड़ियों के चेहरे पीले पड़ गए, उनकी बुनियादी खुसूसियात तेजी से गिर गईं। इसके बरक्स 2 के खिलाड़ियों ने अपनी चमक की शिद्दत में तेजी से इजाफा देखा। वो साइज में भी बड़े होने लगे। पलक झपकते ही 10 2 खिलाड़ी 5 मीटर लंबे जिन्नात बन चुके थे। वो गहरे सिया जरा बख्तर में ढके हुए थे, जिन पर जादुई रावनस कंधा थे। अब वक्त आ गया है कि तुम जीरो विंग के लोग शैडो क्ला की अजमत के बारे में जान लो। मैजिक सोल्जर का नुज़ूल, आयरन ब्लेड टीम की क़यादत करने वाले बर्जरकर ने हंसते हुए कहा जब उसने शैडो सॉरुड और दुश्मन बर्जरकर की क़यादत में छोटी टीम की तरफ देखा और फिर अपने हाथों में मौजूद जंगी कुल्हाड़ी को नीचे की तरफ घुमाया। तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हुए शैडो सॉरुड ने देवहैकल कुल्हाड़ी के इस तक पहुंचने से पहले ही भनवर की तरह का वार फाल कर दिया। क्लिनिक धात पर धात के टकराने की आवाज के साथ शैडो सॉरुड को 20 गज से ज्यादा दौर फेंक दिया गया और वो अकेला नहीं था।
दीगर बड़े खिलाड़ियों ने जीरो विंग के इन दर्जन भर माहिरीन को भी हवा में उड़ा दिया था जो शेडो सॉर्ड के साथ आए थे, जिससे फौरी तौर पर 5000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। ताहम जिन खिलाड़ियों को बराह रास्त निशाना लगा था उनकी आधी से ज्यादा एचपी फौरन खत्म हो गई। इस मंजर ने तीनों गिल्ड्स के मेंबरान को दंग कर दिया। न सिर्फ जीरो विंग के माहिरीन इन जिन्नात के सामने आमने सामने के तसादुम में कोई हैसियत नहीं रखते थे, हालांकि दोनों अतराफ दो के खिलाड़ी थे, बल्कि उनकी 5000 से ज्यादा एचपी भी कम हो गई थी। इन देवहकल खिलाड़ियों की ताकत इसी लेवल के एक ग्रेट लॉर्ड से भी ज्यादा थी। मैजिक सोल्जर का नुज़ूल। जब इसने उन्हें देखा तो सैफ अली ने 10 बख्तरबंद जिन्नात पर एक हैरत भरी निगाह डाली। मैजिक सोल्जर का नुज़ूल एक ममुआ जादुई दायरा था जो अपने एक साथी को ताकतवर बनाने के लिए मुतअद्दिद खिलाड़ियों की खुसूसियात की कुर्बानी देता था। यहां तक कि बेसिक मैजिक सोल्जर का नुज़ूल भी एक खिलाड़ी को टीम के मयार तक मजबूत कर सकता था। ताहम हदफ का 2 का खिलाड़ी होना जरूरी था। 10 जिन्नात की वजह से बाकी डार्क हंटर्स का कुछ एतमाद बहाल हुआ और उन्होंने जिन्नात के साथ मिलकर हमले शुरू कर दिए। इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी ने 10 देवहकल खिलाड़ियों को संजीदा तासुरात के साथ देखा। यहां तक कि कोला जैसा ताकतवर एमटी भी इन जिन्नात में से सिर्फ एक को ही रोक सकता था। जीरो विंग में वाहिद दूसरा खिलाड़ी जो ऐसा कर सकता था वो शाइस्ता थी। एक मुख्तसर तसादुम के बाद जीरो विंग के मेंबरान पीछे हटने लगे। इससे पहले कि जिन्नात जीरो विंग के हरावल दस्ते की तश्कील को तोड़ते और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते, एक देवहकल दुश्मन खिलाड़ी के सामने एक शख्स नमूदार हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद देव पर कलंग रेखा वार किया। लाइटनिंग स्लैश। अपनी तरफ आती हुई आसमानी बिजली की बड़ी लकीर को देखकर बख्तरबंद देव, जिसकी जसामत टीम के खिलाड़ी जैसी थी, ने बहुत तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया और हमले को रोकने के लिए अपनी जंगी कुल्हाड़ी उठा ली। बूम। इस टकराव ने बख्तरबंद देव को 20 गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया और बख्तरबंद देव को 7000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। चैप्टर 1814 ब्लैक ड्रैगन का ज़हूर। जब 5 मीटर लंबा बख्तरबंद देव 20 गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया गया तो पूरा मैदान जंग अचानक खामोश हो गया। यहां तक कि कुछ फासले पर लड़ने वाले 9 दीगर बख्तरबंद जिन्नात ने भी अपनी नजरें अपने पीछे धकेले गए साथी की तरफ मोड़ ले। गिल्ड लीडर। जब जीरो विंग के मेंबरान ने सैफ अली को फ्रंट लाइन पर नमूदार होते देखा तो वो सब बहुत पुरजोश हो गए। अगरचे सैफ अली पहले ही टीम डंजन में शानदार जंगी ताकत का मुजाहरा कर चुका था, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ जंग में लड़ना एक अलग बात थी। डंजन के अंदर रहते हुए एक इनफरादी खिलाड़ी का हिस्सा बहुत महदूद होता है। अगर कोई ये कहे कि खिलाड़ियों को किसी खास डंजन पर रेड करने के लिए सिर्फ ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के जंगी मेयार की जरूरत होती है, तो डंजन में खिलाड़ी जो ज्यादा से ज्यादा जंगी ताकत दिखा सकते हैं वो 6ठी मंजिल का मेयार होगा। इस सूरत में वो जंगी मेयार जो आला माहिरीन जो ट्रायल टावर की 7वीं मंजिल और उससे आगे पहुंच चुके थे दिखा सकते थे, वो 6ठी मंजिल के माहिरीन से मुख्तलिफ नहीं होगा। वो असल जंगी मेयार में अपने फायदे के बावजूद डंजन में कोई इजाफी ताकत नहीं दिखा सकेंगे। ताहम खिलाड़ियों के खिलाफ मैदानी जंग एक अलग कहानी थी। इसी के मुखालिफ पर मुनहसिर है, जंगी मेयार की कोई हद नहीं थी जो कोई दिखा सकता था। कितनी जबरदस्त ताकत वैलिड स्पिरिट जो दूर से जंग की कमान कर रही थी, हैरान रह गई जब उसने बख्तरबंद देव को पीछे धकेले जाते देखा। तो ये ब्लैक फुलियम है। वो बहुत वाज़े तौर पर जानती थी कि बख्तरबंद जिन्नात के पास किस किस्म की ताकत थी। बख्तरबंद जिन्नात के पास न सिर्फ टीम की जसामत थी बल्कि गैर मामूली ताकत और दिफा भी था। वो इसी लेवल के एक ग्रैंड लॉर्ड को आसानी से दबा सकते थे। मैजिक सोल्जर का नुज़ूल एक प्रोडक्शन स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था जो शेडो कला ने एक कदीम खंडर से हासिल किया था। ताहम चूंकि जादुई दायरा बनाने के लिए दरकार मवाद इंतहाई कीमती और हासिल करना मुश्किल था, इसलिए शेडो कला अब तक सिर्फ 10 जादुई दायरे ही बना सका था। असल में इसने जादुई दायरे को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखने का इरादा किया था जब स्टार लाइट कारपोरेशन इन लीडिंग सिविल के खिलाफ एक मुकम्मल जंग शुरू करेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेला खिलाड़ी बख्तरबंद जिन्नात में से एक को इतने लंबे फासले तक पीछे धकेल सकता है। ताहम हैरत के एक मुख्तसर लम्हे के बाद वैलिड स्पिरिट और शेडो कला के दीगर मेंबरान ने अपना सुकून बहाल कर लिया।
अगरचे ये वाकई हैरान कुन था कि सैफ अली ने हमला रोके जाने के बावजूद बख्तरबंद देव को 7,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बख्तरबंद देव के पास इस वक्त 3,20,000 HP थी। उन्हें इस मामूली नुकसान को संभालने के लिए किसी हेलर की भी जरूरत नहीं थी। बख्तरबंद देव की जंगी बहाली ही काफी होगी। पिछली लाइन के हीलर्स की तरफ से कभी कभार मिलने वाले इलाज के साथ सैफ अली के लिए अकेले बख्तरबंद देव को मारना बिल्कुल नामुमकिन था। तभी गिरा हुआ बख्तरबंद देव वापस खड़ा हुआ और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाए सैफ अली की तरफ दौड़ा। बख्तरबंद देव के देवहैकल ढांचे के बावजूद इसकी हरकत की रफ्तार दरअसल ट्रदो के खिलाड़ी से भी बेहतर थी। बख्तरबंद देव को 20 गज का फासला तय करने और सैफ अली पर हमला करने में सिर्फ एक लम्हा लगा। तुमने मुझे पीछे धकेलने के लिए महज एक स्कल का सहारा लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम मैजिक सोल्जर की ताकत का एहसास करो, बख्तरबंद देव चलाया। अगले ही लम्हे बख्तरबंद देव की जंगी कुल्हाड़ी के गिर्द घूमता हुआ काला धुआं एक देवहैकल शेर में तब्दील हो गया, जिससे एक खौफनाक चमक निकल रही थी। फिर शेर ने छलांग लगाई और अपने पंजे सैफ अली पर दे मारे। 3 स्कल मैजिक लाइन्स स्टॉम्प। इस फासले पर और शेर के हमले की रफ्तार के साथ सैफ अली शेर के वार से नहीं बच सकता था। लापरवाही की हिम्मत न करते हुए सैफ अली ने अपनी दोनों तलवारों से हमले का सामना किया। प्रगेटरी पेंटा स्लैश। अगले ही लम्हे सैफ अली की दोनों तलवारें एक ही मकाम पर मिले और नीचे आती हुई जंगी कुल्हाड़ी पर वार किया। बूम! फौरन शानदार चिंगारियां अर्ध गिर्द बखर गईं। सैफ अली के कदमों के नीचे की जमीन फट गई और बेपनाह दबाव के तहत धंस गई। टकराव के बाद सैफ अली दरअसल अपने अर्ध गिर्द एक छोटे से गड़े के साथ आधा मीटर जमीन में धंस गया था। दरी असना इसके सर के ऊपर 5,000 से ज्यादा का नुकसान भी जाहिर हुआ। दोनों अतराफ की ताकत के दरमियान फर्क एक नजर में वाज़ेह था। इस सूरत-ए-हाल पर जीरो विंग के मेंबरान संजीदा हो गए। दरी असना, इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी, जो उस वक्त अपनी अपनी जंगें लड़ रहे थे, भी इस नतीजे पर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बख्तरबंद जिन्नात इतने मजबूत होंगे। एक आम माहिर शायद इस तकनीक को ना पहचान सके जो सैफ अली ने इस्तेमाल की थी, लेकिन वो बता सकते थे कि इसने अभी क्या किया था। इस तकनीक का आम नाम स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन था। ये समझने के लिए एक इंतहाई मुश्किल तकनीक थी और तेज रफ्तार जंग में इस पर अमल करना और भी मुश्किल था। तकनीक के नफाज में जरा सी भी गलती का उल्टा असर हो सकता था। दरी असना, अगरचे स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन ने किसी के हमले की ताकत को बराह रास्त दुगना नहीं किया, लेकिन तकनीक के अच्छे नफाज से फिर भी ताकत में 70% इससे ज्यादा का इजाफा होगा। फिर भी इस तकनीक को इस्तेमाल करने के बावजूद सैफ अली की ताकत अब भी बख्तरबंद देव के मुकाबले में इतने बड़े फर्क से हार गई थी। बख्तरबंद देव की ताकत यकीनी तौर पर इसी लेवल के एक ग्रैंड लॉर्ड से बरतर थी। इसकी ताकत 13 के उरूज पर है। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद मैजिक सोल्जर को देखते हुए दिल में सोचा। उस वक्त इसके दोनों हाथ सुन हो चुके थे। वो इस वक्त लेवल 67 ट्रदो का सौरोड मास्टर था। स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन को अंजाम देने के बाद इसकी ताकत आसानी से लेवल 55 के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला कर सकती थी। फिर भी इतनी ताकत के बावजूद वो अब भी अपने सामने मौजूद मैजिक सोल्जर से कमतर था। अगरचे इस फर्क की एक वजह इस्तेमाल की जाने वाली स्किल्स में फर्क था, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह खुसूसियात में फर्क था। अगर मैजिक सोल्जर की ताकत लेवल 55 13 के उरूज पर न होती तो सैफ अली को सिर्फ एक हमले में इतना नुकसान न उठाना पड़ता। मजीद ये कि इसके सामने मौजूद मैजिक सोल्जर का जंगी मयार दरअसल फ्लोइंग वाटर लिम पर था। मैजिक सोल्जर को इसके मकाम का बहुत दुरुस्त अंदाजा था। बसूरत दीगर सैफ अली की रफ्तार के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इस हमले ने इसे घेर लिया होता और इसे बचने से रोक दिया होता, जैसा कि एक गिल्ड के लीडर से तवक्को की जाती है। तुम वाकई ताकतवर हो, बख्तरबंद देव ने सैफ अली को देखते हुए कहा। फिर बख्तरबंद देव एक करीबी बख्तरबंद देव की तरफ मुड़ा और बोला, ऐप, उधर आओ और मेरी मदद करो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारा प्यारा गिल्ड लीडर यहां हम में से 2 के खिलाफ कितनी देर तक टुक पाएगा। जरूर, बड़ी तलवार पकड़े बख्तरबंद देव ने सर हिलाया। जंगी कुल्हाड़ी चलाने वाले बख्तरबंद देव ने सैफ अली पर एक जुनूनी हमला शुरू कर दिया। अपनी आला HP और दिफा पर इन्हिसार करते हुए बख्तरबंद देव ने दिफा की तमाम शक्लों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया और सिर्फ सैफ अली के साथ वार के बदले वार करने पर तवज्जो मरकूज की।
कापर ऐप नामी बख्तरबंद देव 100 गज से ज्यादा दूर से दौड़ता हुआ आया। इस देव को गिल्ड लीडर के करीब न जाने दो, एमटीज इसे रोको, आबदा गाल ने जल्दी से हिदायत दी। एक बख्तरबंद देव पहले ही सैफ अली को उसकी हदों तक धकेलने के लिए काफी से ज्यादा था। अगर एक और बख्तरबंद देव जंग में शामिल हो गया तो नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। ताहम डार्क हंटर्स और शेडो कला के मेंबरान ने जीरो विंग के मेंबरान को सैफ अली की मदद करने का कोई मौका नहीं दिया। इन सब ने जीरो विंग के मेंबरान को मुसलसल रोके रखा। कोला, टर्टल डोव, ये वोमियान और फायर डांस, वो खिलाड़ी जो बख्तरबंद जिन्नात के खिलाफ अपना दिफा करने के काबिल थे, इसी तरह जंग में उलझे हुए थे और फी अलहाल अपनी पोजीशनों से हिट नहीं सकते थे। आखिरकार जीरो विंग के मेंबरान सिर्फ देख सकते थे जब बड़ी तलवार चलाने वाला बख्तरबंद देव सैफ अली के करीब पहुंचा। ये देख कर के कापर ऐप नामी बख्तरबंद देव इस तक पहुंचने वाला है, सैफ अली आह भरे बगैर न रह सका। हालिया डंजन रीड की वजह से वो पहले ही अपनी तमाम बर्जर्क स्किल्स इस्तेमाल कर चुका था जो अभी तक कोल डाउन पर थी। अगर वो कोई बर्जर्क स्किल इस्तेमाल कर सकता तो भले ही उसकी ताकत बख्तरबंद देव का मुकाबला न कर सकती, वो अपने मुखालिफ को दबाने के लिए अपनी तकनीकों पर इन्हिसार कर सकता था। ताहम अब ताकत में फर्क बहुत ज्यादा था। मैं असल में इसे एक राज रखना चाहता था, लेकिन लगता है अब कोई और चारा नहीं है। जिसके बाद सैफ अली ने फैंटम कल का इस्तेमाल किया। अपने हम शक्ल को बुलाने के फौरन बाद सैफ अली ने इसे कापर ऐप की तरफ हमला करने के लिए भेज दिया। तुम मुझे एक मामूली हम शक्ल से रोकना चाहते हो, कापर ऐप ने तंजिया अंदाज में कहा। फिर इसने अपनी बड़ी तलवार को उफुकी तौर पर घुमाया। इसके हमले में टीम के खिलाड़ी की ताकत, हमले की रफ्तार और रद्दे अमल की रफ्तार थी। यहां तक कि एक दो के खिलाड़ी को भी इसके हमले से बचने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। एक खिलाड़ी के जेर कंट्रोल हम शक्ल की तो बात ही छोड़ दें। ताहम जैसे ही कापर ऐप की बड़ी तलवार सैफ अली के हमशक्ल के करीब पहुंची, अचानक माना का एक ताकतवर रेला हमशक्ल की तरफ बढ़ा। जब बड़ी तलवार हमशक्ल के 3 गज के अंदर पहुंची तो उसकी पेश कदमी अचानक रुक गई और कापर ऐप ने अपने बाजुओं में कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ली, वो अपने हथियार को 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं धकेल सका। एक लम्हे बाद सैफ अली के हमशक्ल ने एक जोरदार जंगी नारा लगाया। फिर इसका पूरा जिस्म बखर गया और गहरे सिया शोलों के एक बंडल में तब्दील हो गया। बढ़ता हुआ माना पागलों की तरह गहरे सिया शोलों में जमा हो गया, जिससे शोले भड़क उठे। अगले ही लम्हे शोलों के देवहकल बंडल से अचानक छिलकों से ढका हुआ एक गहरा सिया पंजा उभरा। जब पंजे ने जमीन को छुआ तो जमीन फौरन फट गई और धंस गई। शोलों के कम होने के बाद गहरे सिया छिलकों में ढका एक 5 मीटर लंबा ड्रैगन सबकी नजरों के सामने नमूदार हुआ। धाड़ नमूदार होने के फौरन बाद ब्लैक ड्रैगन ने एक ताकतवर धाड़ लगाई जो पूरे दलदली जंगल में गूंज उठी। इससे निकलने वाली खौफनाक चमक ने मैदान जंग में मौजूद हर खिलाड़ी की सांसें रोक दें। एक ड्रैगन चैप्टर 1815 ब्लैक ड्रैगन की ताकत। ब्लैक ड्रैगन के अचानक नमूदार होने ने मैदान जंग में मौजूद खिलाड़ियों को हाँफने पर मजबूर कर दिया। अगरचे ब्लैक ड्रैगन एक हकीकी ड्रैगन से बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चमक खौफनाक थी। हर कोई अपनी लाइफ रेटिंग्स और ब्लैक ड्रैगन की लाइफ रेटिंग के दरमियान बड़े फर्क को महसूस कर सकता था। एक ऐसा फर्क जो उन्होंने गॉड्स डोमेन में अब तक मिलने वाली किसी भी मखलूक से कभी महसूस नहीं किया था। अगरचे मौजूद ज्यादातर खिलाड़ियों का शायद कभी किसी हकीकी ड्रैगन से सामना नहीं हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों की लाइब्रेरियों में ड्रैगन्स के बारे में तफसीली रिकॉर्ड मौजूद थे। ड्रैगन्स ने गॉड्स डोमेन की तवील तारीख में कई रियासतों और सल्तनतों का सफाया किया था। जब किसी इलाके में ड्रैगन नमूदार होता तो वो इलाका फौरन इंसानों के लिए एक ममनुआ सरजमीन बन जाता। फिर भी एक जिंदा ब्लैक ड्रैगन उनके सामने खड़ा था। मजीद ये कि जब खिलाड़ियों ने ब्लैक ड्रैगन पर आइडेंटिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो नतीजे ने तस्दीक की कि यह वाकई एक ड्रैगन था। भला ये खिलाड़ी हैरान और खौफजदा क्यों ना होते। ब्लैक ड्रैगन लेवल 67 HP 24/000/24000000। रुको, ये ड्रैगन सिर्फ एक हाई लॉर्ड है। ये सच है। अगरचे ड्रैगन का लेवल ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ 2 के ऊपरी मेयार में है। ये एक ग्रेट लॉर्ड भी नहीं है। उसने मुझे डरा दिया था। मैंने वाकई सोचा था कि किसी ने एक ताकतवर ड्रैगन को बुलाया है।
मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक हाई लॉर्ड है। यहां तक कि हमारी पार्टी भी उसे आसानी से मार सकती है। डार्क हंटर्स और शेडो कलाया के मेंबरान जो खौफ से हल्के से कांप उठे थे, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अगरचे ब्लैक ड्रैगन एक हकीकी ड्रैगन था, लेकिन ये इन रिकॉर्ड्स में मौजूद ड्रैगन्स जैसा नहीं था जो उन्होंने पढ़े थे। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक हकीकी ड्रैगन्स कम अज कम 4 की मीथक मखलूक थे। अगर ऐसा ड्रैगन वाकई उनके सामने आ जाता तो वो शायद अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते। इनमें से किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत न होती। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक हाई लॉर्ड था, इसलिए अलिफ एडवेंचरर टीमों के मेंबरान ने अपनी परेशानी को दूर कर दिया। उन्होंने इन गिनत हाई लॉर्ड्स को मारा था, जिनमें हाई लॉर्ड रैंक की इरका कास्ट्स भी शामिल थीं। और मैंने सोचा कि तुमने किसी किस्म का हैरत अंगेज इफरीत बुलाया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक नाबालिग ड्रैगन है। कापर ऐप ने एक पुरएतिमाद मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा जब इसने ब्लैक ड्रैगन पर अपनी बड़ी तलवार घुमाई। दफ हो जाओ। बड़ी तलवार के गिर्द मौजूद काले धुएं ने एक हिलाल की शक्ल इख्तियार कर ली जब ये ब्लैक ड्रैगन की तरफ काटता हुआ बढ़ा। तो 3 स्कल एक्सप्लोसिव स्लैश तवानाई की हलाली शुआ ने हरकत करते हुए खला को ही चीर दिया। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे हलाली शुआ ने अभी काले कागज की एक शीट को काट दिया हो। हमले की बेपनाह चमक करीबी खिलाड़ियों के लिए भी दम घोंटने वाली थी। इससे पहले कि हलाली शुआ ब्लैक ड्रैगन को निगल लेती, मखलूक ने हमले का सामना करने के लिए छिलकों वाला एक पंजा बढ़ाया। फिर गहरे सिया शोले उभरे और उन्होंने डेवहकल पंजे को अपनी लपेट में ले लिया। जब हलाली शुआ भड़कते हुए पंजे से टकराई तो ऐसा लगा जैसे शुआ किसी नाकाबिल तस्खीर दीवार से टकरा गई हो। न सिर्फ हमला अचानक रुक गया था, बल्कि ब्लैक ड्रैगन का पंजा भी महफूज और साकित रहा। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन ने हलाली शुआ को हल्के से चुटकी में दबा लिया। पींग! अचानक हलाली शुआ चिकनाचूर हो गई और गायब हो गई जैसे इसका कभी वजूद ही ना हो। ये नामुमकिन है। कापर ऐप की नजरों में सदमा भर गया जब उसने अपने हदफ को अपने एक्सप्लोसिव स्लैश को बातिल करते देखा। उसने अभी एक 3 स्कल का इस्तेमाल किया था। अपनी मौजूदा ताकत और जसामत के साथ वो इसी लेवल के एक ग्रेट लॉर्ड को आसानी से दबा सकता था। हाई लॉर्ड की तो बात ही छोड़ दे। इसका मानना था कि बदतरीन सूरत हाल में इसका हमला ब्लैक ड्रैगन को थोड़ा सा हिला देगा। फिर भी इसके सामने मौजूद हाई लॉर्ड रैंक के ब्लैक ड्रैगन ने इसके हमले को रुकने पर मजबूर कर दिया था। मजीद ये कि ब्लैक ड्रैगन ने इसकी 3 स्कल को चिकनाचूर कर दिया था। ऐसी चीज कैसे मुमकिन हो सकती है? इस ब्लैक ड्रैगन का क्या चक्कर है? उसने बगैर कोई नुकसान उठाए इस किस्म का हमला कैसे सह लिया? बैलेड स्पिरिट, जो दूर से देख रही थी, ने फटी हुई आंखों से घूरा। तो ये एक ड्रैगन की ताकत है। इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी भी इसी तरह दंग रह गए जब उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को एक चुटकी से तवानाई की शुआ को चिकनाचूर करते देखा। उन्हें ड्रैगन्स के बारे में काफी इल्म रखने वाला समझा जा सकता था, लेकिन वो भी हैरान थे। अब वो पूरी तरह समझ गए थे कि ड्रैगन्स तबाही का मुजस्समा क्यों थे। यकीनन एक ड्रैगन की ताकत वाकई हैरत अंगेज है। जब सैफ अली ने अपने हमशक्ल को कंट्रोल किया तो वो अपने पूरे जिस्म में एक ना खत्म होने वाली ताकत को दौड़ते हुए महसूस कर सकता था। फिर वो अपने सामने मौजूद मैजिक सोल्जर की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारी ताकत 3 के उरूज पर होनी चाहिए। बदकिस्मती से तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा नहीं है। बसूरत दीगर तुम एक खतरा बन सकते थे। चूंकि तुम अपना हमला खत्म कर चुके हो, अब मेरी बारी है। एक ड्रैगन एक ही की मखलूकात के दरमियान नाकाबिल तस्खीर था। अगरचे ब्लैक ड्रैगन सिर्फ एक हाई लॉर्ड था, लेकिन यह फिर भी लेवल 67 का हाई लॉर्ड था। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन की लाइफ रेटिंग नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी। यह हर लेवल आपके साथ खुसूसियात की एक बड़ी मिकदार हासिल करता था। दरी असना, इसके सामने मौजूद खिलाड़ी सिर्फ लेवल 55 का था। 12 इजाफी लेवल्स के साथ यहां तक कि एक खिलाड़ी की ताकत भी एक मियारी तब्दीली से गुजरेगी। ड्रैगन की तो बात ही छोड़ दें। लेवल 67 का हाई लॉर्ड रैंक ब्लैक ड्रैगन पहले ही लेवल 55 के ग्रेट लॉर्ड रैंक ब्लैक ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर था, और चूंकि ड्रैगन्स एक ही में नाकाबिल तस्खीर थे, तो भला एक 3 मैजिक सोल्जर ऐसी मखलूक का मुकाबला कैसे कर सकता था? मजीद बरा, मैजिक सोल्जर एक कदीम हथियार था जिसका मकसद सिर्फ आला दर्जे के राकेशों से निपटना था। एक सच्चे ड्रैगन के सामने मैजिक सोल्जर कचरा था। जब सैफ अली ने बात खत्म की तो उसने ब्लैक ड्रैगन को अपना जबड़ा खोलने और मुंह भरकर हुआ अंदर खींचने के लिए कंट्रोल किया।
फिर मखलूक के सामने एक देवहैकल जादुई दायरा बन गया जिसने माना कि एक बड़ी मिकदार जमा कर ली। एक लम्हे बाद ब्लैक ड्रैगन ने एक कान फाड़ देने वाली धार लगाई। ड्रैगन बरत। फौरन गहरे सिया शोलों ने कापर ऐप को निगल लिया जो ब्लैक ड्रैगन से 200 गज दूर तक फैल गए। पलक झपकते ही मैदान जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक आग के जहन्नम में तब्दील हो गया। आग के जहन्नम से सफेद रोशनी की लकीरें उठने के साथ ही पूरे मैदान में तकलीफ दे चीखें गूंज उठीं। एक ही सांस के हमले ने 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को जलाकर राख कर दिया था। शोलों के खत्म होने के बाद जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई जिसने इस गड़े से कहीं ज्यादा खौफनाक सुराख बना दिया जो ग्लोरियस विल की मिथ ऑफ लाइट ने बनाया था। यहां तक कि सैफ अली जो इस हमले का जिम्मेदार था ब्लैक ड्रैगन की ड्रैगन बरत की ताकत से हैरान था। अगरचे इसके सामने मौजूद मैजिक सोल्जर अभी जिंदा था लेकिन बख्तरबंद देव की 1 लाख से कम HP बाकी थी। मैजिक सोल्जर के सख्त सियाजरा बख्तर पर वाज़े दरारें पड़ चुकी थीं। ब्लैक ड्रैगन की खौफनाक ताकत देखने के बाद मैदान जंग में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। जब कापर ऐप ने अपने सामने मौजूद इफरीत को देखा तो उसकी आंखों में खौफ भर गया। ताहम इससे पहले कि कापर ऐप कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता सैफ अली ने ब्लैक ड्रैगन को देवहैकल खिलाड़ी पर झपटने और पंजे के वार से हमला करने के लिए कंट्रोल किया। जब ब्लैक ड्रैगन का पंजा कापर ऐप के हेलमेट से टकराया तो खिलाड़ी एक तरफ गिर गया जिससे जरा बख्तर का वो हिस्सा चिकनाचूर हो गया। कापर ऐप की फौरी तौर पर 30,000 से ज्यादा HP कम हो गई। फिर ब्लैक ड्रैगन के दूसरे पंजे पर शोले भड़क उठे इससे पहले कि इफरीत ने इसे मैजिक सोल्जर के बख्तरबंद सीने में घोंप दिया। भड़कता हुआ पंजा जरा बख्तर में ऐसे घुस गया जैसे गर्म चाकू मक्खन में घुसता है और कापर ऐप दर्द से चीख उठा जब ब्लैक ड्रैगन का जलता हुआ पंजा इसके अंदर घुस गया। शोलों ने कापर ऐप के पूरे जिस्म को निगल लिया और उसकी बाकी मानदा 44,000 HP तेजी से गिरने लगी। पलक झपकते ही कापर ऐप की HP खत्म हो गई। इसका जिस्म गायब होने से पहले आग में तब्दील हो गया। जब शोले बिलाखिर कम हुए तो वहां सिर्फ एक गहरा गड़ा बाकी रह गया। चैप्टर 1816 लेवल का दबाव। ब्लैक ड्रैगन ने इस बख्तरबंद देव को जो एक लम्हा कब्ल तक नाकाबिले शिकस्त था राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। इस मंजर ने डार्क हंटर्स और शेडो कला के अरकान को वर्ता हैरत में डाल दिया। कई सेकंड्स गुजरने के बाद भी वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि एक मैजिक सोल्जर मारा गया है। इसके बरक्स जीरो विंग के अरकान बेहद खुश थे। जबरदस्त गिल्ड लीडर कीजिए हो। ताकतवर ब्लैक ड्रैगन ने जीरो विंग के अरकान में फतह की उम्मीद दोबारा जगा दी थी। ब्लैक ड्रैगन की ताकत के सामने बाकी 9 बख्तरबंद देव कोई मसला नहीं थे। जहां तक दीगर डार्क प्लेयर्स का ताल्लुक था वो पहले ही नुकसान में थे। अगर बख्तरबंद देव मुदाखलत न करते तो डार्क हंटर्स और शेडो कला के अरकान बहुत पहले ही कुचले जा चुके होते। तो क्या ये वो तुरुप का पता है जिसे ब्लैक फुलियम अब तक छुपाए हुए था? इन लीडिंग हार्ट एक बख्तरबंद देव की शिकस्त पर अपनी हैरत को न छुपा सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग के पास इतनी ताकतवर बुनियाद मौजूद है। गिल्ड यक के बाद दीगरे ऐसे तुरुप के पते जाहिर कर रहा था जिनमें से हर एक पिछले से बढ़कर हैरानकुन था। अगरचे तलब किया गया ब्लैक ड्रैगन सिर्फ एक हाई लॉर्ड था लेकिन इसने जो ताकत दिखाई वो इसी लेवल के एक आम हाई लॉर्ड से कहीं ज्यादा थी। ये कैसे मुमकिन है? कापर ऐप को मरते देखकर वैलिड स्पिरिट के चेहरे पर एक संजीदा तासुर उभर आया। अगर ब्लैक ड्रैगन ने कापर ऐप को शिकस्त देने में काफी वक्त लगाया होता तो वो इस शिकस्त को कबूल कर सकती थी। ताहम यह जंग इतनी फैसलाकुन थी कि वो इसे हजम नहीं कर पा रही थी। एक मैजिक सोल्जर के तौर पर कापर ऐप की जंगी ताकत 3 के उरूज पर थी, फिर भी वो मगलूब हो गया था और जवाबी हमला करने के काबिल नहीं रहा था। एक लम्हे के लिए वैलिड स्पिरिट को इस मैजिक सोल्जर की असलियत पर भी शक होने लगा जिसे वो देख रही थी। कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? वैलिड स्पिरिट के पास खड़ी खातून क्लर्क ने ब्लैक ड्रैगन को दीगर मैजिक सोल्जर्स की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से पूछा। सब लोग गौर से सुनो, ये ब्लैक ड्रैगन एक तलब करदा मखलूक है। जब तक हम उसे तलब करने वाले को मार नहीं देते ब्लैक ड्रैगन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। सब इकट्ठे हो जाओ और ब्लैक फुलियम को मारने को तरजीह दो। वैलिड स्पिरिट ने उजलत में हुक्म दिया। गार्ड्स डोमेन में ज्यादातर तलब करदा मखलूकात की एक मुश्तरका कमजोरी होती थी और वो उनका समनर था। अब जबकि ब्लैक ड्रैगन एक नाकाबिल तस्खीर वजूद साबित हो चुका था, इस खतरे से छुटकारा पाने की उनकी वाहिद उम्मीद इसके समनर
ब्लैक फुलियम को मारना थी। जब तक वो ब्लैक फुलियम को मार देते, वो मैदान जंग में दोबारा बरतरी हासिल कर लेते। वैलिड स्पिरिट की बातें सुनने के बाद डार्क हंटर्स और शेडो कला के अरकान ने तेजी से रद्द अमल जाहिर किया और सैफ अली को गजबनाक नजरों से घूरने लगे। इससे पहले वो ब्लैक ड्रैगन की ताकत से इस कदर हैरान थे कि तलब करदा मखलूकात की मोहलिक खामी को भूल चुके थे। ताहम अब जबकि वो अपनी हैरत से बाहर आ चुके थे, उन्होंने फौरन एक के बाद एक सैफ अली पर धावा बोल दिया। दरी असना बाकी 9 मैजिक सोल्जर्स में से 3 ने ब्लैक ड्रैगन को घेरने के लिए हरकत की ताका उसे सैफ अली की मदद करने से रोका जा सके। उसे मार डालो, वो अकेला है, अगर वो मर गया तो फतह हमारी होगी। अचानक 100 से जायद खिलाड़ी सैफ अली की तरफ उमड़ पड़े। उनकी आंखों से कत्ल करने का इरादा झलक रहा था। बिल्कुल ठीक, जब तक हम तुम्हें मार देंगे ये ब्लैक ड्रैगन गायब हो जाएगा। आयरन ब्लेड, जो आयरन ब्लेड टीम का लीडर और जंगी कुल्हाड़ी चलाने वाला बख्तरबंद देव था, जो इससे पहले सैफ अली से लड़ रहा था, ने 15 गज से भी कम फासले पर खड़े सैफ अली को घूरते हुए चलाया। उसने अपनी जंगी कुल्हाड़ी हवा में बुलंद की और फिर उसे अचानक अपने सामने जमीन पर दे मारा। मर जाओ। बूम। अगले ही लम्हे सैफ अली के अर्द गिर्द जमीन से मिट्टी के 12 नेज़े निकले और इस स्वर्ड्समैन पर वार किया। हर नेज़े में मैजिक सोल्जर की मुकम्मल ताकत मौजूद थी। दरी असना आयरन ब्लेड ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और हवा में छलांग लगा दी। फिर इसने सैफ अली की तरफ नीचे आते हुए अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। इसके उन इक़दामात ने सैफ अली के फरार के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। ताहम सैफ अली ने पीछे हटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने फैसो ब्लेड को फाल किया और करीब आती हुई जंगी कुल्हाड़ी का मुकाबला करने के लिए अपनी दोनों तलवारें लहराईं। बूम। सैफ अली की जानिब से मिट्टी के नेज़ों को नाकारा बनाने और अपने फैसो ब्लेड के ब्लॉक काउंट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के बाद इसकी तलवारें आयरन ब्लेड की जंगी कुल्हाड़ी से टकरा गईं। स्वर्ड्समैन के पांव फौरन जमीन में गहराई तक धंस गए। ताहम जब सब ने इस तसादुम का नतीजा देखा तो वो मुकम्मल तौर पर दंग रह गए। इस तसादुम से सैफ अली को 2,000 से भी कम नुकसान पहुंचा था। इस वक्त मैदान जंग में मौजूद किसी भी खिलाड़ी के लिए नुकसान की ये मिकदार अमली तौर पर न होने के बराबर थी। आखिरकार इन सब के पास 10,000 HP थी। ये क्या हो रहा है? इसकी ताकत पहले से इतनी ज्यादा क्यों है? आयरन ब्लेड ने उलझन में सैफ अली को घूरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बार उनके तसादुम के दौरान सैफ अली की HP इतनी कम हुई थी। यकीनन हेवनली ड्रैगन्स बरत की तरफ से फराहम करदा एट्रीब्यूट बोनस के बावजूद एक मैजिक सोल्जर का मुकाबला करना अब भी मुमकिन नहीं है। सैफ अली अपनी कांपती हुई तलवारों को देखकर एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर किए बगैर न रह सका। जब इसने ब्लैक ड्रैगन को तलब किया था तो ड्रैगन्स डोमिनेशन का असर शुरू हो गया था। 1000 गज के दायरे में मौजूद हर ड्रैगन के लिए ड्रैगन्स डोमिनेशन ने इसके तमाम बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया था। इस बेफद हालत में स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन का मुजाहिरा करके वो इस बार आयरन ब्लेड से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने में कामयाब रहा था। ताहम प्रोटीन मैजिक सोल्जर के खिलाफ जाते हुए वो स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन को सिर्फ दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इस तकनीक को जारहाना अंदाज में इस्तेमाल करना नामुमकिन था। स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन एक इंतहाई पेचीदा तकनीक थी। जरा सी गलती भी नाकामी का बाइस बन सकती थी। दरी असना प्रोटीन मैजिक सोल्जर के पास प्रोटीन की जिस्मानी साख्त थी। आयरन ब्लेड के फ्लोइंग वाटर लिम का माहिर होने की वजह से वो बरजरकर जारहाना स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन का बहुत आसानी से मुकाबला कर सकता था। हमले में इस तकनीक को इस्तेमाल करने की कोशिश सैफ अली को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती। मजीद ये कि इसका दिफा और HP आयरन ब्लेड के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम थे। आयरन ब्लेड का बराह रास्त तसादुम में सामना करना सिर्फ कब्ल अज वक्त मौत को दावत देना था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बार मेरे हमलों को रोक सकते हो। आयरन ब्लेड भी सैफ अली की मौजूदा हालत को समझ गया था। इस वक्त इसे सिर्फ एक काम करने की जरूरत थी, स्वर्ड्समैन के दिफा के जरिए अपने हमलों को अंजाम देना। स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन एक इंतहाई पेचीदा तकनीक थी। तेज रफ्तार जंग में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश ने इस तकनीक पर अमल दरामद को मजीद मुश्किल बना दिया था। जिस लम्हे सैफ अली से चौक होती वो मारा जाता। मैं वाकई तुम्हारे हमलों को इतनी बार रोकने के काबिल नहीं हूं। ताहम तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये 1-on-1 मुकाबला है।
है ना? सैफ अली ने आयरन ब्लेड की जंगी कुल्हाड़ी को एक बार फिर अपनी तरफ आते देखकर कहा। उसने डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और सबसे दूर वाले हमशक्ल के साथ अपनी जगह बदल ली, फिर अपने बेग से एक तूमार निकाला और इसे फ़आल कर दिया। एक लम्हे बाद सुनहरी बालों वाली एक हुसैन लड़की, जिसने लंबे चांदी के लिबादे पहन रखे थे और हाथ में एक क्रिस्टल का असा थाम रखा था, सैफ अली के सामने नमूदार हुई। इस खातून की मौजूदगी की वजह से अर्द गिर्द के माना की कसाफत में कदरे इजाफा हो गया। दरी असना, इस खातून ने बजात खुद एक ऐसा दबाव पैदा किया जिसने इसकी जद में आने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। ये नई आने वाली कोई और नहीं बल्कि अन्नम थी, जो सैफ अली की पर्सनल गार्ड थी। चूंकि एक टीम डंजन में दाखिल होते वक्त पर्सनल गार्ड्स भी एक जगह घेरते थे, इसलिए सैफ अली इक्लिप्स थर्वन पर छापा मारते वक्त, जो कि 200 आदमियों का टीम डंजन था, अन्नम को अपनी 200 खिलाड़ियों की रेड टीम में तलब नहीं कर सकता था। इससे भी अहम बात यह है कि अगर पर्सनल गार्ड्स टीम डंजन रेड में हिस्सा लेते तो कामयाबी से इसे मुकम्मल करना फर्स्ट क्लियर शुमार नहीं होता। इसलिए सैफ अली ने अन्नम और काइट को बाहर लाने की जहमत नहीं की थी, हालांकि वो दोनों ताकतवर मददगार साबित हो सकते थे। ताहम अब जबकि वो डंजन से बाहर था, ऐसी पाबंदियां लागू नहीं होती थीं। उस वक्त तक अन्नम पहले ही लेवल 85-2 की एनपीसी बन चुकी थी। इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स के अलावा मौजूद खिलाड़ियों पर उसका ताकतवर दबाव लेवल के दबाव की वजह से था। उनका खात्मा कर दो। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद मैजिक सोल्जर की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया। जैसा आपका हुक्म। अन्नम ने सर हिलाया और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सूरत-ए-हाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए आयरन ब्लेड ने फौरन अपनी जंगी कुल्हाड़ी अन्नम की तरफ लहराई। इसके जवाब में अन्नम ने अपने असा का निचला हिस्सा हल्के से जमीन पर मारा। इसके असा से एक सुनहरी रुकावट फैली, जिसने आयरन ब्लेड को 20 गज से ज्यादा दूर धकेल दिया। जब तक आयरन ब्लेड ने इस रुकावट को तोड़ा, अन्नम पहले ही एक लेवल 85 का गोल्डन जाइंट और 10 लेवल 85 के रॉक गार्डियंस तलब कर चुकी थी। फिर इसने इनके एट्रीब्यूट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मुक्के से लेवल 85 के गोल्डन जाइंट ने लेवल 55 के मैजिक सोल्जर को कई कदम पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। लेवल्स के फर्क के नतीजे में ताकत का तफावत बहुत ज्यादा था। सैफ अली की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन खिलाड़ी इस मंजर पर बेइख्तियार हाँपने लगे। दरी असना 10 लेवल 85 के रॉक गार्डियंस सैफ अली के अर्द गिर्द पहरा देने लगे। उनके अंदाज ने करीब आते डार्क हंटर्स और शेडो कला के अरकान को खौफजदा कर दिया, जिन्होंने अपना हमला रोक दिया। अगरचे कई सिस्टम अपडेट्स के दौरान लेवल सप्रेशन सिस्टम को कम कर दिया गया था, लेकिन ये इस हद तक कमजोर नहीं हुआ था कि उसे नजरअंदाज किया जा सके। 15 लेवल से ज्यादा का फर्क होने के बाद लेवल सप्रेशन के असरात नुमायां हो जाते थे। दरी असना उस वक्त डार्क प्लेयर्स और रॉक गार्डियंस के दरमियान 30 लेवल्स का फर्क था। क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो? सैफ अली ने इन दो डार्क अल्फाडुंचरर टीमों के अरकान की तरफ देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जो इससे पहले इस पर हमला आवर थे। तुम सबको हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए। फिर इसने 10 रॉक गार्डियंस को पीछे हटने वाले खिलाड़ियों पर हमला करने का हुक्म दिया। लेवल 50 से जायद एक के डरनोड खिलाड़ियों के एक गिरोह का सामना करते हुए लेवल 85 के रॉक गार्डियंस हर मुक्के के साथ 2-2 को उड़ाने के काबिल थे। लेवल सप्रेशन की वजह से खिलाड़ियों का दिफा काफी कमजोर हो गया था। यहां तक कि टिर 1 के शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स भी रॉक गार्डियंस के वार बर्दाश्त नहीं कर सके और एक मुक्के से उड़ गए। दरी असना कुछ देर लड़ने के बाद सैफ अली के कंट्रोल करदा ब्लैक ड्रैगन ने बिलाखिर उसे रोके रखने वाले 3 मैजिक सोल्जर्स में से एक को मार डाला। अब ब्लैक ड्रैगन ने बाकी 2 मैजिक सोल्जर्स को मुकम्मल तौर पर दबा लिया था। इसका हर आम हमला मैजिक सोल्जर्स की 20,000 से ज्यादा एचपी और अगर वो कोई शकल इस्तेमाल करता तो 50,000 से ज्यादा एचपी खत्म कर देता था। इस वक्त मैजिक सोल्जर्स और 2 डार्क अल्फाडुंचरर टीमों से ताल्लुक रखने वाले दीगर खिलाड़ियों का कत्ल आम हो रहा था। कमांडर, हम पहले ही अपने तकरीबन आधे अरकान खो चुके हैं। क्या हम अब भी लड़ाई जारी रखेंगे? वैलिड स्प्रिट के पास खड़ी खातून क्लर्क ने पूछा। ब्लैक शार्क की मौत से लेकर अब तक सिर्फ 1 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त गुजरा था, फिर भी वो अपने इतने ज्यादा अरकान खो चुके थे। जब तक कुमक पहुंचती, उनकी पूरी अल्फाडुंचरर टीम तबाह हो चुकी होती। एक मुख्तसर लम्हे के लिए गौर करने के बाद वैलिड स्प्रिट ने हिचकिचाते हुए चलाने से पहले अपने दांत पैसे पीछे हटो।
सबको जितनी जल्दी मुमकिन हो मैदान जंग से दूर ले जाओ। जीरो विंग के हवाले से उन्हें जो रिपोर्ट मिली थी वो इंतहाई गलत थी। इस वक्त वो स्टारलाइट कारपोरेशन के गिल्ड हॉल में घुसकर कारपोरेशन के इंटेलिजेंस यूनिट के अरकान का गला घूंट कर मारने के सिवा कुछ नहीं चाहती थी। जीरो विंग की मौजूदा कारकर्दगी रिपोर्ट में बताई गई कारकर्दगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इस हद तक कि उसे शक हुआ कि ये रिपोर्ट दरअसल किसी बिल्कुल मुख्तलिफ गिल्ड के बारे में थी। चैप्टर 1817 इक्लिप्स गेट हल गया। गोल्डन जाइंट और रॉक गार्डियंस की अचानक शमूलियत ने सूरत हाल को बदल दिया, जिससे तीनों गिल्ड्स को जबरदस्त बरतरी हासिल हो गई। वैलिड सिप्रिट के पीछे हटने के हुक्म को सुनने के बाद शैडो कला और डार्क हंटर्स दोनों के अरकान बखर गए और मैदान जंग से फरार हो गए। ताहम सैफ अली का उन दोनों अलिफाडुंचरर टीमों को भागने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी टीम को पीछा करने और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन खिलाड़ियों को मारने का हुक्म दिया। अगर यह हकीकत न होती कि उनकी टीम मुकम्मल तौर पर तीनों गिल्ड्स के 2 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, तो जीरो विंग को यकीनी तौर पर इस घात से शदीद नुकसान उठाना पड़ता। गिल्ड्स की यह भी खुशकिस्मती थी कि उन पर घात लगाने वाली दोनों अलिफाडुंचरर टीमें अपने तुरुक के पत्तों को उनकी पूरी सलाहियत के साथ इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थी। अगर डार्क हंटर्स भी 202 खिलाड़ी लाते और वो सब बेसिक ड्रैगन पोशन पी लेते तो उनसे निमटना इंतहाई मुश्किल होता। अगर जीरो विंग के अरकान 2 के डरनोड खिलाड़ियों से लड़ते तो सैफ अली की राय में सिर्फ शाइस्ता, शोला रानी, कोला, वानिया, जन्नत और आबदागाल ही 1-on-1 लड़ाई जीतने की जमानत दे सकते थे। बाकी सबके पास ज्यादा से ज्यादा 50% इम्कान होता। शैडो कला के मैजिक सोल्जर्स को भी कम नहीं समझना चाहिए। जब तक कोई बड़ी तादाद में मैजिक सोल्जर्स इकट्ठे न कर ले, वो अपनी सलाहियतों का मुकम्मल मुजाहिरा नहीं कर पाएंगे। 10 मैजिक सोल्जर्स उनकी हकीकी ताकत दिखाने के लिए काफी नहीं थे। मैजिक सोल्जर्स अपनी बख्तर पर मौजूद मैजिक एरीज को तब ही फाल कर पाएंगे जब 100 एक साथ खड़े हों। अगर वो मैजिक एरीज फाल हो जाते तो 100 मैजिक सोल्जर्स इसी लेवल के 20-4 मते का मोनस्टर्स को भी कुचल सकते थे। माजी में एक मौके पर 100 मैजिक सोल्जर्स ने 2 खिलाड़ियों के मैदान जंग में शमूलियत इख्तियार की थी। मैजिक सोल्जर्स कत्ल करने वाली मशीनें साबित हुए थे, जिसकी बदौलत एक फर्स्ट रेट गिल्ड ने एक मुहासरा करने वाली सुपर पावर का मुकाबला किया और कामयाबी से अपने कस्बे का दिफा किया। जब खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन में एक दूसरे से लड़ते थे तो अमली तौर पर यह नामुमकिन था कि एक फरीक एक ही जंग में दूसरे को मदूमियत के दहाने पर धकेल दे। आखिरकार गार्ड्स डोमेन की दुनिया हकीकत नहीं थी। खिलाड़ी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते थे। इसलिए खिलाड़ियों को आमतौर पर एक तवील लड़ाई से गुजरना पड़ता था। अपने मुखालिफ की ताकत को इस वक्त तक कम करना पड़ता था जब तक कि उनका मुखालिफ मजीद मुजाहमत ना कर सके। अगरचे अलिफाडुंचरर टीमों को खत्म करना नामुमकिन था, लेकिन अब जबकि दोनों अलिफाडुंचरर टीमें बखर कर भाग चुकी थीं, सैफ अली को अलिफाडुंचरर टीमों को कमजोर करने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक सब कुछ करने की जरूरत थी। इस तरह दोनों अलिफाडुंचरर टीमों को बहाल होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ताहम डार्क प्रिसुनकेट के हटने के बाद फरार होने वाले डार्क प्लेयर्स को पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया। मजीद बड़ा दलदली जंगल की तरतीब इंतहाई पेचीदा थी, जिसके नतीजे में फरार होने वाले डार्क प्लेयर्स बहुत तेजी से तीनों गिल्ड्स के ताकुब से बच निकले। सिर्फ गिल्ड्स के रेंजर्स और उसीसन्स ही पीछा जारी रख सकते थे। दीगर क्लासेस को बेबसी से देखना पड़ा जब उनके अहदाफ गायब हो गए। 1 मिनट से भी कम वक्त में दोनों डार्क अलिफाडुंचरर टीमों के अरकान घने जंगल में मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे। कमांडर दूसरी अलिफाडुंचरर टीमों के कमांडर्स का कहना है कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे और वो जंग की सूरत हाल के बारे में पूछ रहे हैं। वैलिड सिप्रिट के पीछे आने वाली खातून क्लर्क ने रिपोर्ट दी। हमें उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? क्या सूरत हाल है? वैलिड सिप्रिट ने तेवरी चढ़ाई। इसके चेहरे पर गुस्सा था जब इसने बात जारी रखी। उन्हें बताओ कि वो जितना चाहे लड़ सकते हैं। शैडो कला इसमें कोई हिस्सा नहीं लेगा। खातून क्लर्क बेजबान रह गई। ताहम वो कम व बेश अपनी कमांडर के मिजाज को समझती थी। इस जंग में शैडो कला को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। यह पहला मौका था जब उनकी एडवेंचर टीम को इस कदर शदीद नुकसान पहुंचा था। मजीद ये कि सटरलाइन कारपोरेशन ने उन्हें जो मालूमात दी थीं वो दर्दनाक हद तक गलत थीं। वैलिड सिप्रिट का गुस्सा फितरी था। खातून क्लर्क ने फौरन वैलिड सिप्रिट का जवाब लफ्ज बा लफ्ज करीब आने वाली मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों के कमांडर्स तक पहुंचा दिया। कमांडर
ऐसा लगता है कि शेडो कला की कमांडर कुछ नाराज है। इसका कहना है कि शेडो कला इस शिकार से दस्तबरदार हो रहा है और अगर हम चाहें तो आगे बढ़कर लड़ाई जारी रख सकते हैं। डार्क हंटर्स भी इलाका छोड़ चुके हैं। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि शेडो कला और डार्क हंटर्स दोनों को जीरो विंग के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चूंकि सूरत हाल ये है तो आइए वापस चलते हैं। जब करीब आने वाली दूसरी अल्फाडुंचरर टीमों को वैलिड स्प्रिट का जवाब मिला तो उन सब ने जीरो विंग को घेरने का ख्याल तर्क कर दिया। शेडो कला और डार्क हंटर्स दोनों डार्क सिविल में आला दर्जे की अल्फाडुंचरर टीमें थीं। अगर जीरो विंग पर हमला करने के बाद इन दोनों अल्फाडुंचरर टीमों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था तो उनकी अल्फाडुंचरर टीमें यकीनी तौर पर नाकाम हो जाती। फितरी तौर पर अब जीरो विंग पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। दरी असना इक्लिप्स थर्वन के अर्ध गिर्द मौजूद जंगल से पहले गिल्ड लीडर वो बहुत तेज है। वो बंदरों की तरह है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए हमने उनका सुराग खो दिया, कालू भाई ने मायूसी और गुस्से में अपना पांव पटकते हुए कहा जब वो दोनों डार्क अल्फाडुंचरर टीमों को मजीद नहीं देख सकता था। ये वाकई बहुत बुरा है। मैं बमुश्किल 20 लोगों को मारने में कामयाब हुआ। कालू भाई की बातें सुनकर इन लीडिंग सिविल और डर्नफेक्स पवेलियन के अरकान ने क्रिस्मी नस्र को हिकारत भरी नजरों से देखा। उनका हर एक मुखालिफ एक माहिर था, कोई आम खिलाड़ी नहीं। वो इस जंग में 3 से 5 खिलाड़ियों को मारने पर खुशकिस्मत थे। एक माहिर को शिकस्त देना और दरहकीकत इसे मारना दो मुख्तलिफ चीजें थीं। आमतौर पर किसी माहिर के फरार को रोकना बहुत मुश्किल होता था। कुछ माहिरीन के पास खतरनाक हालात से फरार होने में मदद के लिए जान बचाने वाले टूल्स भी होते थे। अगर दोनों अल्फाडुंचरर टीमें कालू भाई की बातें सुन लेती तो वो गुस्से से खून थोक देती। ठीक है, जंग खत्म हो गई है। सब लोग जल्दी से मैदान जंग को लूट ले। बेहतर है कि हम यहां ज्यादा देर ना रुकें, सैफ अली ने टीम चीट के जरिए कहा। वो डार्क हंटर्स और शेडो कला के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, जो दोनों डार्क सिविल नामी डार्क अलायंस से ताल्लुक रखते थे। डार्क सिविल में शामिल होने की सलाहियत रखने वाली अल्फाडुंचरर टीमें तमाम आला अल्फाडुंचरर टीमें थीं। अपने उरूज के दौरान डार्क सिविल में 40 से ज्यादा अल्फाडुंचरर टीमें शामिल थीं। ये इत्तेहाद माजी में गार्ड्स डोमेन के 6 अजीम डार्क गिल्ड्स में से किसी एक से भी ज्यादा मजबूत था। अगरचे डार्क सिविल को अभी अपने उरूज पर पहुंचना बाकी था, लेकिन उसके पास कम अज कम 10 के करीब अल्फाडुंचरर टीमें होनी चाहिए। चूंकि डार्क सिविल की 2 अल्फाडुंचरर टीमें यहां नमूदार हुई थीं, इसलिए वो इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता था कि इत्तेहाद की दीगर अल्फाडुंचरर टीमें भी आएंगी। इसकी टीम पहले ही थक चुकी थी। 140 से भी कम खिलाड़ी जिंदा बचे थे। अब मजीद कई डार्क अल्फाडुंचरर टीमों से लड़ने की कोशिश के नतीजे में ज्यादा नुकसान होता। इन लीडिंग हार्ट और अनमोल शहजादी ने इत्तेफाक में सर हिलाया। फिर उन्होंने अपने मातहतों को तेजी से मैदान जंग साफ करने और इलाका छोड़ने की हिदायत की। सैफ अली की टीम के इलाका छोड़ने के कुछ ही देर बाद कई दर्जन खिलाड़ी घने जंगल से नमूदार हुए। ताहम ये खिलाड़ी मुख्तलिफ डार्क अल्फाडुंचरर टीमों से नहीं थे, बल्कि ये आजाद खिलाड़ी थे जो जंगल में एनर्जी एसेंस जमा करने आए थे। जीरो विंग बहुत जबरदस्त है। ये पहली बार था जब मैंने इतनी शानदार जंग देखी है। बेशक सिर्फ 200 आदमियों की टीम होने के बावजूद जीरो विंग ने 2000 से ज्यादा माहिरीन की फौज को पसपा कर दिया। ये नतीजा महज नाकाबिल यकीन है। अफवाहों पर वाकई यकीन नहीं किया जा सकता। जीरो विंग अफवाहों के बरक्स कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे कुछ दोस्त मुझ पर फर्स्ट रेट गिल्ड में शामिल होने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन अब उसे देखकर लगता है कि जीरो विंग एक बेहतर इंतखाब होगा। हाय हा, मैंने पूरी जंग रिकॉर्ड कर ली है। एक बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं बार में उसके बारे में खूब डींगे मारूंगा। इन आजाद खिलाड़ियों की आंखें जोश से चमक उठीं जब उन्होंने इस समत देखा जिधर सैफ अली और दीगर गायब हुए थे। अगरचे वो जीरो विंग की टीम पर हमला करने वाली 2 अल्फाडुंचरर टीमों की शनाख्त नहीं जानते थे, लेकिन वो उनके जंगी मेयार की बुनियाद पर जानते थे कि वो खिलाड़ी माहिरीन थे। फिर भी इन 2000 से जायद माहिरीन की जानिब से एक के बाद दीगरे तुरुक के पते जाहिर करने के बावजूद जीरो विंग की फतह फैसला कुन थी। फितरी तौर पर आजाद खिलाड़ियों का इस जंग को खुफिया रखने का कोई इरादा नहीं था। फौरन ही
उन्होंने अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियोस ऑफिशियल फोरम्स पर पोस्ट कर दें, जिससे इक्लिप्स गेट के हर खिलाड़ी को उन्हें देखने का मौका मिला। ये क्या हो रहा है? इक्लिप्स थर 1 के करीब 2 सुपर पावर्स लड़ रही हैं। रुको, क्या ये जीरो विंग नहीं है? क्या किसी सुपर पावर ने उनकी टीम पर घात लगाने की कोशिश की? जीरो विंग की शाइस्ता कितनी मजबूत है। उसने एक ही वार में तकरीबन 100 लोगों को मार डाला। जब अवाम ने आजाद खिलाड़ियों की वीडियो देखी तो उनका खून जोश से उबलने लगा। जीरो विंग और 2 डार्क अल्फाडुंचर टीमों के दरमियान जंग का मयार बेमिसाल था। इस जंग ने गिल्ड वॉर्स के बारे में इनकी समझ को मुकम्मल तौर पर बखेर दिया था। खास तौर पर दीगर रियासतों के आजाद खिलाड़ियों को जीरो विंग की नई पहचान मिली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्टारमोन किंगडम का हुक्मरान गिल्ड इतना ताकतवर होगा। इस जंग की खबर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के इंटेलिजेंस अरकान तक भी पहुंची। इन इंटेलिजेंस अरकान ने फौरन ये मालूमात अपने मुताल्लिका आला हुक्काम तक पहुंचा दे। चैप्टर 1818 फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर। डार्क नाइट एम्पायर, लाइट शेडो सिटी। शहर के वस्त में एक बुलंदोबाला टावर मौजूद था और इस टावर के ऊपर एक देवहैकल गहरा जामनी क्रिस्टल मंडला रहा था। क्रिस्टल ने एक जादुई रुकावट पैदा की हुई थी जिसने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था और सड़कों पर चलने वाले बड़ी तादाद में खिलाड़ी इस क्रिस्टल को वाज़े तौर पर देख सकते थे। वहां बड़ी तादाद में एनपीसीज और डार्क क्रीचर्स भी थे, जैसे कि डैमनस, इब्बिसिल डेमनकुन और ओमुपार्स। लाइट शेडो सिटी में कसीर नस्ली आबादी रियासतों के डार्क सिटीज से कहीं ज्यादा थी। बहुत से गैर जानिबदार नस्ल के एनपीसीज शहर की सड़कों पर अपना सामान बेच रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जो दीगर सल्तनतों के डार्क सिटीज में भी शाज़ व नादिर ही नजर आता था। लाइट शेडो सिटी डार्क नाइट एम्पायर के दारुल हुकूमत डार्क नाइट सिटी से कम खुशहाल नहीं था। मजीद बरा, लाइट शेडो सिटी में नस्लों का तनव्वो ज्यादा था। दरी असना, शहर के पुरौनक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक पुरतायुश 5 मंजिला हवेली खड़ी थी। बड़ी तादाद में खिलाड़ी हवेली में आते जाते थे और वो सब आतो शाहाना लिबास पहने ताजिर खिलाड़ी थे या लेवल जून से जायद के माहिरीन। जब हवेली के बाहर कतार में खड़े खिलाड़ियों ने उन ताजिर और माहिर खिलाड़ियों को देखा तो वो थोड़ी सी हसद महसूस किए बगैर न रह सके। इन खिलाड़ियों के लेवल्स और आलात जबरदस्त हैं। ये फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिरीन से भी बेहतर है। ये तो फितरी बात है। अगरचे डार्क सिविल एक इत्तेहाद है, गिल्ड नहीं, लेकिन ये वक्ता फोकता टीम डंजन्स पर छापे मारता है। ये इत्तेहाद अक्सर मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की एलिट टीमों और मैन फोर्सेस को भी लूटता है। यकीनन इसके अरकान के पास बेहतरीन हथियार और आलात हैं। मजीद बरा, इस तरह की लूट मार के बावजूद मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स उसके बारे में कुछ भी करने से बिल्कुल कासिर हैं। मिसाल के तौर पर एक फर्स्ट रेट गिल्ड ने डार्क सिविल से निमटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आखिरकार इत्तेहाद ने इसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया और गिल्ड को बिलाखिर तहलील होने पर मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल ठीक इसी कामयाबी की वजह से डार्क सिविल बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रहा है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं अपना काम छोड़कर यहां आ गया। अगर मैं इस इत्तेहाद में शामिल हो सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर हम डार्क सिविल में शामिल हो जाते हैं तो हम डार्क नाइट एम्पायर और उसकी कई पड़ोसी रियासतों में बिला रोक टोक घूम सकेंगे। यहां तक कि मुख्तलिफ डार्क गिल्ड्स को भी हमारे साथ इज्जत से पेश आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम डार्क सिविल में शामिल होने के बाद टॉप 5 अल्फाडुंचर टीमों में से किसी एक में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि शेडो कला जो कापर ईगल किंगडम की नंबर 1 डार्क अल्फाडुंचर टीम है, और डार्क हंटर्स जो हाल ही में डार्क नाइट एम्पायर में मशहूर हुई है, तो हमारी जिंदगी सांवर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं भी टॉप 5 अल्फाडुंचर टीमों में से किसी एक में शामिल हो सकूंगा। अफसोस की बात यह है कि तकाजे इंतहाई सख्त हैं। कम अज कम आपको ट्रायल टावर की 6ठी मंजिल तक पहुंचना होगा या 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचना होगा और आपके पास कोई खास महारत होनी चाहिए। हवेली के बाहर मौजूद कई हजार डार्क प्लेयर्स खामोशी से डार्क सिविल में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश पर तबादला ख्याल कर रहे थे। डार्क नाइट एम्पायर और उसकी कई पड़ोसी रियासतों में डार्क सिविल को सुपर फर्स्टेड गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स के बराबर दर्जा हासिल था। मजीद बरा, ज्यादातर डार्क गिल्ड्स और डार्क अल्फाडुंचर टीमों के बरक्स डार्क सिविल मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के साथ तसादुम से नहीं डरता था। यहां तक कि इसमें बैक वक्त 2 सुपर फर्स्टेड गिल्ड्स को चैलेंज करने की हिम्मत भी थी। डार्क प्लेयर्स के लिए जो हमेशा छुपने पर मजबूर होते थे,
ये वो आजादी थी जिसके वो भूखे थे। अब जबकि डार्क सिविल अरकान भर्ती कर रहा था, इन जैसे आजाद डार्क प्लेयर्स इस मौका को गंवा नहीं सकते थे। दरी असना हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर वाक़े एक दफ्तर के अंदर एक नौजवान दफ्तर की खिड़की के पास खड़ा था। जब नौजवान ने हवेली के बाहर आजाद खिलाड़ियों का मुशाहिदा किया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टाइगर ब्रेकर था, जो डार्क सिविल का अलायंस मास्टर था। अलायंस मास्टर, जब से हमने भर्ती का ऐलान किया है, 2000 से जायद खिलाड़ी पहले ही हमारा टेस्ट पास कर चुके हैं। इसके अलावा 30 से जायद मरूफ अलिफाडुंचर टीमों ने हमारे साथ शामिल होने की दरख्वास्त दी है। इन नई भर्तियों के साथ एक बार जब हमें वो वसाइल मिल जाएंगे जिनका सटरलाइन कॉरपोरेशन ने वादा किया है, तो हम तेजी से 2 या 3 अच्छी तरह से लैस माहिर लीजेंड्स तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। एक सूखी लकड़ी का असा थामे लेवल 55 के मर्द एलिमेंटलिस्ट ने रिपोर्ट दी। बहुत खूब पाथलेस, तुमने इस बार अच्छा काम किया है। जब तक दूसरी अलिफाडुंचर टीमें जीरो विंग से निमटती हैं, हमें वादा किए गए वसाइल हासिल करने में कोई मसला नहीं होगा, टाइगर ब्रेकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अलायंस मास्टर, अब बेफिक्र रहें। मैंने सुना है कि ब्लैक शार्क और दीगर ने जीरो विंग के आला हुक्काम का ठिकाना दरियाफ्त कर लिया है। डार्क हंटर्स और शेडो कला पहले ही घात लगाने के लिए निकल चुके हैं। मुझे यकीन है कि जीरो विंग को शदीद नुकसान पहुंचेगा। एक बार जब हमें तस्दीक मिल जाएगी तो सटरलाइन कॉरपोरेशन यकीनी तौर पर हमारी कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएगी और हमें तयशदा वसाइल का एक हिस्सा पेशगी अदा कर देगी। पाथलेस नामी लेवल 55 के एलिमेंटलिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब सटरलाइन कॉरपोरेशन ने वादा किए गए वसाइल फराहम कर दिए तो डार्क सिविल डार्क नाइट एम्पायर का डार्क ओवरलॉर्ड बन जाएगा। एक बार जब वो ये हदफ हासिल कर लेगा तो डार्क सिविल गार्ड्स डोमेन की तमाम डार्क फोर्सेस पर अपनी हाकमियत कायम कर सकेगा। जब टाइगर ब्रेकर और पाथलेस बातचीत कर रहे थे, पाथलेस को एक पैगाम मौसूल हुआ। ताहम इसे पढ़ने के बाद इसका रंग पीला पड़ गया। क्या कुछ हुआ है? टाइगर ब्रेकर ने पाथलेस के उदास तासुरात देखकर तजस्सुस से पूछा। मुझे अभी एक पैगाम मिला है जिसमें कहा गया है कि जो अलिफाडुंचर टीमें जीरो विंग से निमटने के लिए स्टारमोन किंगडम गई थीं, वो वापस आने की तैयारी कर रही है। पाथलेस ने कहा, वापस? क्या वो पहले ही जीरो विंग से निमट चुके हैं? टाइगर ब्रेकर अपनी हैरत को न छुपा सका। नहीं, ये ठीक नहीं है। जीरो विंग एक बड़ा गिल्ड है जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर है। इतनी जल्दी इससे निमटना नामुमकिन है। क्या हुआ? जीरो विंग ने डार्क हंटर्स और शेडो कला को भारी धचका पहुंचाया है। दोनों अलिफाडुंचर टीमें अपने आधे से ज्यादा लोग खो चुकी हैं। वैलिड सिप्रिट के मुताबिक सटरलाइन की फराहम करदा मालूमात खौफनाक हद तक गलत थीं। जिस जीरो विंग का उन्होंने सामना किया वो रिपोर्ट्स में बताए गए गिल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस गैर मुतवक्के पेशरफ्त की वजह से मुख्तलिफ अलिफाडुंचर टीमों के कमांडर्स ने लाइट शेडो सिटी वापस आने और इस मामले पर मजीद बातचीत करने का फैसला किया। पाथलेस ने धीमी आवाज में कहा, यह कैसे मुमकिन है? हम डार्क हंटर्स और शेडो कला की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जीरो विंग की मैन फोर्स से निमटने गए थे। वो कैसे हार सकते हैं? उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा टीमें भी खो दें। टाइगर ब्रेकर ने सदमे से पाथलेस को घूरा और वैलिड सिप्रिट के इस कहने का क्या मतलब है कि जीरो विंग एक मुख्तलिफ गिल्ड है? अलायंस मास्टर, ये जंग की वो वीडियोज हैं जो कुछ खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड की थीं। अब खुद क्यों नहीं देख लेते? इस सूरत हाल ने पाथलेस को भी उलझा दिया था, जिसके बाद उसने अपने मातहत से मौसूल होने वाली वीडियोज टाइगर ब्रेकर को भेज दें। जंग की वीडियोज। टाइगर ब्रेकर ने वीडियोज मिलने के बाद उनका जायजा लेना शुरू किया। पहली वीडियो में डार्क हंटर्स और शेडो कला के 2000 से जायद अरकान को ऐसे तुरुप के पते इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया जिसने टाइगर ब्रेकर को भी हैरान कर दिया। एक और वीडियो में एक खातून बर्जरकर को चंद सेकंड्स में ब्लैक शार्क को मारते हुए दिखाया गया। इस खातून बर्जरकर ने एक ही हमले से तकरीबन 100 खिलाड़ियों को भी मार डाला था। आखिरी वीडियो में सैफ अली को ब्लैक ड्रैगन तलब करते और सिर्फ चंद सेकंड्स में एक मैजिक सोल्जर को मारते हुए दिखाया गया। सोवर्ड्समैन ने अपने पर्सनल गार्ड को भी तलब किया था, जिसने तबाही मचाते हुए 2 डार्क अलिफाडुंचर टीमों का कत्ल आम किया और उन्हें नुकसानदेह पोजीशन में धकेल दिया। यह है सटरलाइन का नाम निहाद फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर। वीडियोस देखते हुए टाइगर ब्रेकर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या सटरलाइन के इंटेलिजेंस अरकान काम के दौरान सो रहे हैं?
ये फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर कैसे है? एक फर्स्ट रेट गिल्ड की मैन फोर्स डार्क सिविल की 2 आला दर्जे की अलिफाडुंचरर टीमों का सफाया कर सकती है। पाथलेस लोशिंगुल्लू से राब्ता करो और इसे बताओ कि अगर वो 0 विंग से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे हमारी तयशुदा रकम को 3 गना करना होगा, वरना ये सौदा खत्म। समझ गया? मैं फौरन इससे राब्ता करूंगा। वीडियोस देखने के बाद पाथलेस भी इतना ही गुस्से में था। इसे लगा कि सटरलाइन कारपोरेशन ने डार्क सिविल के साथ खलवाड़ किया है। चैप्टर 1819 एडवांस सिम थी डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। शहर का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सरगर्मियों और ट्रैफिक से भरा हुआ था। सड़कों के किनारे मौजूद दुकानों पर भी खिलाड़ियों का हुजूम था। दूसरे शहरों और रियासतों के खिलाड़ी मुसलसल उन दुकानों पर अशिया खरीदने आते थे। डार्क नाइट एम्पायर के कारोबार पड़ोसी रियासतों के कारोबार से कहीं ज्यादा मकबूल थे। इन रियासतों के दारुल हुकूमतों में लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट मार्केट में नायाब थे, लेकिन डार्क नाइट सिटी में ऐसे आलात आम थे। कुछ दुकानें तो लेवल 50 के फाइनगोल्ड इक्विपमेंट भी फरोख्त करती थीं। बस इन अशिया की कीमतें मुज़हका खेज हद तक ज्यादा थीं, जो मार्केट वैल्यू से कहीं ऊपर थीं। डार्क नाइट सिटी की खुशहाली की वजह से पड़ोसी रियासतों के बहुत से खिलाड़ी अपने खजाने यहां बेचने लाते थे। उसने शहर को कीमती खजानों का मरकज बना दिया था। पड़ोसी रियासतों में काम करने वाले मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने खरीदारी के मौके तलाश करने के लिए डार्क नाइट सिटी में कुछ खिलाड़ियों को तवील मुद्दती बुनियादों पर तैनात भी कर रखा था। रियासतों के दारुल हुकूमत डार्क नाइट सिटी की रौनक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। दरी असना शहर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के वस्त में एक बुलंद व बाला गिल्ड हॉल खड़ा था। गिल्ड रिजेडनस ने इतने बड़े रकबे पर कब्जा कर रखा था जिसमें 10,000 लोगों की गुंजाइश वाला एक स्टेडियम बनाया जा सकता था। इतनी बड़ी जमीन खरीदने के लिए न सिर्फ आला हैसियत की जरूरत थी, बल्कि खौफनाक हद तक ज्यादा कवायस की भी जरूरत थी। जमीन की बुनियादी कीमत 50,000 गोल्ड थी और ये डार्क नाइट सिटी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दस्तयाब चंद वसी जमीनों में से एक थी। ये गिल्ड रिजेडनस कितना पुरतयुश है। मालिक ने इसमें एक 5 मंजिला रिसत्तूरा भी बनाया है। ये मुज़हका खेज है। मैंने सुना है कि गिल्ड रिजेडनस में रिसत्तूरा बनाने पर काफी खर्च आता है। इतने बड़े रिसत्तूरा की तामीर पर कम अज कम 10,000 गोल्ड लागत आनी चाहिए। 10,000 गोल्ड? क्या तुम स्टारलिंक को कुछ ज्यादा ही कम नहीं समझ रहे? स्टारलाइन कारपोरेशन ने ये गिल्ड कायम किया है। इमारत के मुख्तलिफ लवाजमात समेत स्टारलिंक ने इस रिसत्तूरा की तामीर पर कल 20,000 गोल्ड खर्च किए हैं। गिल्ड ने मैजिक ईरे की बेहतरी के साथ ट्रेनिंग रूम्स भी बनाए हैं। मैंने सुना है कि उन ट्रेनिंग रूम्स के अंदर माना की कसाफत बैरूनी दुनिया की निस्बत बहुत ज्यादा है। इन कमरों में ट्रेनिंग करते वक्त आपकी कारकर्दगी कहीं बेहतर होगी। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ स्टारलिंक के अरकान ही इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। तो फिर हम स्टारलिंक में शामिल क्यों नहीं हो जाते? तुम जैसा नया खिलाड़ी स्टारलिंक में शामिल हो। स्टारलिंक डार्क नाइट एम्पायर के टॉप 3 गिल्ड्स में से एक है। ये क्रिम्सन एम्परर इन लीडिंग सिविल जैसे स्पुरफस्टर्ड गिल्ड्स से कमजोर नहीं है। अगरचे स्टारलिंक इस वक्त बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रहा है, लेकिन ये अब भी तुम जैसे नए खिलाड़ी की पहुंच से बाहर है। जब स्टारलिंक की रिजेडनस के करीब मौजूद खिलाड़ी गिल्ड के बारे में बात कर रहे थे, 3 अदवहे पर सवार 100 खिलाड़ियों की एक टीम सड़क पर मुड़ी। 100 आदमियों की टीम ने शानदार यूनिफॉर्म पहन रखे थे और उनसे एक शानदार रोब झलक रहा था। बहुत से माहिरीन ने खिलाड़ियों की इस टीम को स्टारलिंक की रिजेडनस में दाखिल होते हुए हैरत से देखा और मुस्तकबिल में इस टीम में शामिल होने के ख्वाब देखने लगे। 100 आदमियों की ये टीम स्टारलिंक की मैन फोर्स थी और कुछ अरसा कबल ही इस मैन फोर्स ने लेवल 50 के 100 आदमियों के टीम डंजिन के चौथे बास को शिकस्त दी थी। अब 100 आदमियों के टीम डंजिन को मुकम्मल करने के लिए टीम को सिर्फ फाइनल बास को शिकस्त देने की जरूरत थी। ये रीड प्रोग्रेशन पहले ही डार्क नाइट एम्पायर के 2 सुपरफ्रस्टेड गिल्ड्स का मुकाबला कर सकती थी। दरी असना स्टारलिंक के गिल्ड हॉल में गिल्ड लीडर के दफ्तर में 3 लोग खड़े थे। ये तीनों खिड़की से गिल्ड की मैन फोर्स को देख रहे थे जो अभी डंजिन रीड से वापस आई थी। गिल्ड लीडर, अब हम इन लीडिंग सिविल की रीड प्रोग्रेशन के बराबर पहुंच चुके हैं। अब यह सिर्फ वक्त की बात है कि हम इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर को पीछे छोड़ दें। अपनी पीठ पर चांदी की क्रॉस शील्ड उठाए लेवल 55 के 2 मर्द शील्ड वॉरियर ने हंसते हुए लोशिन गुल्लू की तरफ मोड़कर कहा, जिसने सिया लिबादे पहन रखे थे।
सीक्रेट पवेलियन की मैजिक क्रिस्टल की कान में हिस्सा हासिल करने की वजह से गिल्ड को हर रोज बड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स मिलते थे। इससे गिल्ड को अपने ट्रेनिंग रूम्स को ताकत देने वाले मैजिक एरीज को बरकरार रखने में मदद मिली। इसके साथ गिल्ड के माहिरीन मुसलसल ट्रेनिंग कर सकते थे और तेजी से बेहतरी ला सकते थे। एक बार जब गिल्ड ने काफी दो खिलाड़ी जमा कर लिए तो ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो लेवल 50 के 100 आदमियों के टीम डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लें जिस पर वो छापा मार रहे थे। अब जबकि उनके गिल्ड को मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, वो गिल्ड के माहिरीन को बहुत तेजी से तैयार करने के काबिल थे। एक आधो माह में स्टारलिंक क्रिम्सन एम्परर और उन लीडिंग सिविल के माहिरीन की तादाद को भी पीछे छोड़ सकता है और डार्क नाइट एम्पायर का नंबर 1 गिल्ड बन सकता है। बुरा नहीं है। थोरन फोर्ट्रेस के लिए जिदोजहद शुरू होने वाली है। कुछ वक्त के लिए हमारे हासिल करदा तमाम मैजिक क्रिस्टल्स को ज्यादा से ज्यादा 2 खिलाड़ी तैयार करने की तरफ मोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं कि जब हम थोरन फोर्ट्रेस के इंतजामी हुकूक हासिल कर लेंगे तो क्रिम्सन एम्परर और उन लीडिंग सिविल स्टारलिंक का मुकाबला करने का क्या इरादा रखते, लो शिनगुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया गिल्ड लीडर, बेफिक्र रहें, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जिदोजहद शुरू होने तक हमारे पास क्रिम्सन एम्परर और उन लीडिंग सिविल से ज्यादा 2 माहिरीन हों, शील्ड वॉरियर ने वादा किया। जैसे ही लो शिनगुल्लू थोरन फोर्ट्रेस पर जिदोजहद के लिए उनके मंसूबों पर बात करने वाला था, इसे एक पैगाम का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। डार्क सिविल का पैगाम भेजने वाले की शनाख्त देखकर लो शिनगुल्लू बुड़बुड़ाया। जब तक इसने पैगाम पढ़ना खत्म किया, इसके तासुरात तारीख हो चुके थे। क्या डार्क सिविल के लोग पागल हो गए हैं? वो जीरो विंग जैसे छोटे गिल्ड से निमटने के लिए अपनी कीमत 3 गणना कर रहे हैं। गिल्ड लीडर, हमें भी अभी एक पैगाम मिला है। ऐसा लगता है कि डार्क सिविल के अरकान ने जीरो विंग की मैन फोर्स पर घात लगाई थी। ताहम डार्क सिविल के अरकान को तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी आधी तादाद खो दी। मुझे शक है कि इसका उनके नए मुतालिबात से कुछ ताल्लुक है। डॉन वेब, जो लेवल 55 की 2 खातून एलिमेंटलिस्ट और कमरे में मौजूद तीसरी शख्स थी, ने वजाहत की। तुम्हारा मतलब है कि डार्क सिविल ने जीरो विंग पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन गिल्ड ने बाजी पलट दी। एक लम्हे के लिए लो शिनगुल्लू को लगा कि इसने गलत सुना। ये कैसे मुमकिन है? ये सच है। कुछ लोगों ने इक्लिप्स गेट के ऑफिशियल फोरम्स पर जंग की वीडियोस पोस्ट की है। इक्लिप्स गेट में तकरीबन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। डॉन वेब ने जंग की कुछ वीडियोस लो शिनगुल्लू को भेजते हुए कहा। तो ये बात है। रिकॉर्डिंग्स देखते हुए लो शिनगुल्लू तेवरी चढ़ाए बगैर न रह सका। कोई ताज्जुब नहीं कि एक मामूली कीड़ा मेरी मुखालफत करने की हिम्मत कर रहा है। गिल्ड लीडर, क्या हम अब भी जीरो विंग का बंदोबस्त करेंगे? डॉन वेब ने पूछा। बिल्कुल, लो शिनगुल्लू ने पुरज़्म अंदाज में कहा। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें थोरन फोर्ट्रेस को महफूज बनाना होगा। डार्क सिविल को जवाब भेजो, उन्हें बताओ कि वो कीमत 3 गणना करने के बारे में भूल सकते हैं। मैं इनकी तनख्वाह सिर्फ इसलिए 3 गणना नहीं करने वाला क्योंकि उन्हें खराशें आई हैं। ताहम मैं हमारे मुआहिदे की शराइत में तब्दीली करने के लिए तैयार हूं। जब तक वो जीरो विंग को नीस्तो नाबूद कर देंगे, मैं उन्हें थोरन फोर्ट्रेस के हिस्स का इजाफी 5% दूंगा। इसके अलावा टाइगर ब्रेकर को बताओ कि जीरो विंग का कोई सरपरस्त नहीं है। चूंकि जीरो विंग इतना मजबूत है, इसलिए इसके पास कोई बहुत बड़ा राज होना चाहिए। अगर वो राज नहीं चाहता, तो बेहतर है कि जब स्टारलिंक उस पर दावा करे तो वो अपने फैसलों पर पछताए नहीं। वो डार्क सिविल में डार्क हंटर्स और शेडो कला की ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वो इत्तेहाद में सिर्फ चौथे और 5वें नंबर की अलिफाडुंचरर टीमें थीं। डार्क सिविल को सिर्फ गलत मालूमात की वजह से शिकस्त हुई थी, फिर भी टाइगर ब्रेकर इस मौका को कीमत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। समझ गई? डॉन वेब ने डार्क सिविल के नुमाइंदे से राब्ता करने से पहले सर हिलाया। जब लो शिनगुल्लू जीरो विंग पर बात कर रहा था, मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इक्लिप्स गेट में होने वाली जंग का पता चल चुका था। इस नतीजे ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान जीरो विंग की शोहरत में मजीद इजाफा कर दिया था। इसके साथ ही गिल्ड ने बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल कर ली थी। जीरो विंग के मेयार के गिल्ड के लिए इतने ज्यादा 2 खिलाड़ियों का होना महज मुज़हका खेज था। गिल्ड यकीनी तौर पर कुछ बड़ा छुपा रहा था। कुछ वक्त के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जीरो विंग के बारे में अपनी आरा का दोबारा जायजा लिया। एक च्यूंटी के बजाय जीरो विंग गोश्त का एक मोटा टुकड़ा बन गया था। मेरे अहकामात पहुंचाओ।
हमारे मातहतों को जीरो विंग की कामयाबी के राज की तहकीकात करने का हुक्म दो। जीरो विंग और डार्क सिविल के दरमियान जंग देखने के बाद बहुत सी सुपर पावर्स के आला हुक्काम ने यही हुक्म जारी किया। दरी असना, सैफ अली पहले ही आराम कर चुका था और उसने सिल्वर विंग टाउन का दौरा किया। गिल्ड लीडर में वो 50 एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स ले आई हूं जिनका आपने कहा था। मिलिनकोलुक समाइल ने सैफ अली के करीब आते हुए कहा, जो जमीन के एक खाली प्लाट का जायजा ले रहा था। मिलिनकोलुक समाइल के पीछे आने वाले 50 एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स सैफ अली को देखकर अपनी बढ़ती हुई घबराहट पर काबू ना पा सके। वो उलझन में थे कि उनके गिल्ड लीडर ने इन सबको यहां क्यों इकट्ठा किया है। इतने ज्यादा एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स के साथ कोई भी एक पूरा बेसिक टाउन तामीर कर सकता था। बहुत खूब, मैंने आज अब सबको इस डिजाइन पर तमीरात करने के लिए यहां इकट्ठा किया है, सैफ अली ने कहा। फिर इसने अपने बैग से पुराने पारिचमेंट का एक पुलंदा निकाला। ये पुलंदा कोई और नहीं बल्कि एडवांस्ड सिम्थी डिजाइन था। चैप्टर 1820 सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड करना। एक एडवांस्ड सिम्थी मिलिनकोलुक समाइल सैफ अली की तरफ से निकाले गए डिजाइन की तफसील देखकर अपनी हैरत को न छुपा सकी। उस वक्त तक वो एडवांस्ड कंस्ट्रक्शंस के बारे में काफी इल्म रखती थी। हर एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन के अफाल उनके बेसिक हम मनसबों से कहीं ज्यादा होते थे। मजीद बरा उनकी अपनी खुसूसियात थीं। ताहम एडवांस्ड कंस्ट्रक्शंस के डिजाइन हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। अगरचे मिलिनकोलुक समाइल इब्तिदाई तौर पर डिजाइन की शनाख्त पर पुरजोश थी, लेकिन एडवांस्ड सिम्थी की तामीर के लिए दरकार मवाद और जगह को देखकर इसका मोड तेजी से खराब हो गया। एडवांस्ड सिम्थी के लिए न सिर्फ 2000 इंतहाई कीमती माना और के टुकड़े दरकार थे, बल्कि 1000 एडवांस्ड मैजिक कवर्स और 500 अर्थ फायर क्रिस्टल्स की भी जरूरत थी। दरकार माना और कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि जीरो विंग ने इस अरसे के दौरान काफी मिकदार जमा कर ली थी। जहां तक एडवांस्ड मैजिक कोर का ताल्लुक था, ये एक नायाब मवाद था जो सिर्फ लेवल 50 और उससे ऊपर के टीम डंजन्स के बासिस से हासिल किया जा सकता था। ताहम ड्रॉप रेट 100% नहीं था, इसलिए ये इंतहाई कीमती था। मार्केट में एक एडवांस्ड मैजिक कोर 5 गोल्ड में फरोख्त होता था। 1000 एडवांस्ड मैजिक कवर्स का मतलब 5000 गोल्ड था। जहां तक अर्थ फायर क्रिस्टल का ताल्लुक था, ये और भी ज्यादा कीमती था, क्योंकि उसे सिर्फ मैदानों में, खास तौर पर आग वाले माहौल वाले पहाड़ी इलाकों में हासिल किया जा सकता था। ये आला दर्जे के फायर रेजिस्टेंस आलात बनाने के लिए दरकार अहम मवाद में से एक था। अगरचे अर्थ फायर क्रिस्टल की मार्केट वैल्यू तकरीबन 5 गोल्ड थी, लेकिन इसकी नायाबी और मांग की वजह से फरोख्त के लिए बड़ी मिकदार में अर्थ फायर क्रिस्टल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। इस वक्त जीरो विंग के पास जखीरे में सिर्फ 600 से कुछ ज्यादा अर्थ फायर क्रिस्टल्स मौजूद थे। एक ही बार में 500 क्रिस्टल्स खर्च करने से गिल्ड की इन्वेंट्री खाली हो जाती। मज़कूरा बाला 3 मवाद के अलावा एडवांस सिम्थी की तामीर के लिए 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स की भी जरूरत थी। इसकी तामीर की कल लागत तकरीबन 30,000 गोल्ड बनती थी। इस वक्त जीरो विंग तेजी से तरक्की कर रहा था और इसे मुख्तलिफ महाजों पर पैसा खर्च करने की जरूरत थी। अगर जीरो विंग सिटी ना होता तो गिल्ड अपने अखराजात पूरे करने के काबिल ना होता। इसलिए एक एडवांस सिम्थी तामीर करने के लिए 30,000 गोल्ड मालियत का नायाब मवाद खर्च करना वाकई कोई दानिशमंदाना अक़दाम नहीं था। ताहम इससे पहले कि मिलिनकोलुक समाइल सैफ अली को रोकने की कोशिश करती, वो पहले ही एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स में काम तकसीम कर चुका था। उसने जरूरी मवाद भी पहले से तैयार कर रखा था। 50 एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स को सिर्फ ढांचा तामीर करने की जरूरत थी। अगरचे जीरो विंग की मैन फोर्स को कुछ जानी नुकसान उठाना पड़ा था और 2 डार्क अल्फाडुंचलर टीमों के साथ जंग में 20 के करीब आलात जाए हुए थे, लेकिन उन्हें मिलने वाला माल गनीमत कहीं ज्यादा कीमती था। डार्क हंटर्स और शेडो कला के अरकान माहिरीन में भी माहिर थे। वो सब बेहतरीन आलात से लैस थे जो जीरो विंग के आलात से सिर्फ थोड़े ही कमतर थे। ताहम अगरचे जीरो विंग के लूटे गए आलात का मयार वाकई उसके खोए हुए आलात से कदरे कमतर था, लेकिन मिकदार ने आसानी से इस कमतर मयार की कमी को पूरा कर दिया था। मजमूई तौर पर जीरो विंग ने लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट के 400 से जायद टुकड़े और लेवल 50 के फाइनगोल्ड इक्विपमेंट के 60 से जायद टुकड़े हासिल किए थे। दिए गए मुआवजों और इनामात की कटौती के बाद भी जीरो विंग ने इस एक जंग से 10,000 से जायद गोल्ड का खालिस मुनाफा कमाया था। ताहम अगर किसी के पास 10,000 गोल्ड हों भी
तो भी इतने ज्यादा जदीद तरीन टॉप टियर आलात हासिल करना बहुत मुश्किल होता। अगरचे इस जंग से होने वाला मुनाफा एडवांस सिमथी की तामीराती लागत को पूरा करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन एडवांस सिमथी एक अजीम मकसद पूरा करती थी। एक एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन के तौर पर यह किसी कस्बे की खुशहाली और मकबूलियत को नुमाया हद तक बढ़ा सकती थी। इस वक्त सिल्वर विंग टाउन के पास पहले ही एक इंटरमीडिएट टाउन में अपग्रेड होने के लिए काफी बेसिक कंस्ट्रक्शंस और सिक्योरिटी मौजूद थी। अब इसे सिर्फ काफी मकबूलियत और खुशहाली जमा करनी थी। ताहम एडवांस्ड सिमथी की तामीर कोई आसान काम नहीं था। एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स के अलावा इसे एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो एडवांस्ड मैजिक एरीज खींचने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि एडवांस्ड सिमथी के लिए बहुत से मैजिक एरीज को कंधा करने की जरूरत थी। आने वाले वक्त के दौरान सैफ अली को एडवांस सिमथी की तामीर शुदा दीवारों और फर्शों पर मैजिक एरीज कंधा करने में मसरूफ देखा जा सकता था। कुछ फासले से सिल्वर विंग टाउन की तरफ देखने वाला कोई भी शख्स ये महसूस करेगा कि कस्बे के बैरूनी इलाके के एक हिस्से को अचानक घेर लिया गया है और वहां कोई बड़ी चीज जेर तामीर है। इस सूरत-ए-हाल ने फौरन बहुत से आराम करने वाले खिलाड़ियों की तवज्जो मबजूल कर ली। आजकल सिल्वर विंग टाउन पहले ही ओरुक एम्पायर का सबसे मकबूल कस्बा बन चुका था। ओरुक एम्पायर में ग्राइंड करने और टेलीपोर्टेशन वॉर फोर्ट्रेसेस पर छापा मारने के ख्वाहिशमंद बहुत से गिल्ड खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में आराम करने का इंतखाब करते थे। अगरचे जेर बहस वॉर फोर्ट्रेसेस सिल्वर विंग टाउन से बहुत दूर थे, फिर भी खिलाड़ियों ने ओरुक एम्पायर के दीगर गिल्ड टाउन्स पर सिल्वर विंग टाउन को तरजीह दी। इसकी एक वजह EXP बेफ था जो खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में आराम करके जमा कर सकते थे, जिससे लेवल अप होने में बहुत मदद मिलती थी। एक और वजह कस्बे में मौजूद बैटल एरिना था। ताहम तवक्कुआत के बरक्स सिल्वर विंग टाउन का आलामाना माहौल उसके बैटल एरिना के मकबूल होने की वजह नहीं था। इसके बजाय इसकी मकबूलियत की बुनियादी वजह यह हकीकत थी कि यह कस्बा अब मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों से आने वाले खिलाड़ियों का मरकज बन चुका था। इस सूरत-ए-हाल की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते थे। एक ही जंगी मेयार के बड़ी तादाद में मुख्तलिफ माहिरीन के साथ मुकाबला करने के काबिल होना अपने आप को बेहतर बनाने के ख्वाह माहिरीन के लिए एक जबरदस्त फायदा था। अब जबकि सिल्वर विंग टाउन पहले ही ओरुक एम्पायर का नंबर 1 कस्बा बन चुका था, अगर जगह महदूद न होती तो उसके खिलाड़ियों की आबादी आसानी से 15 लाख से तजावुज कर सकती थी। लानत, सिल्वर विंग टाउन में पहले ही काफी भीड़ है, फिर भी जीरो विंग दरअसल इतनी बड़ी खाली जगह को एक और इमारत पर ज़ाय कर रहा है। बिल्कुल ठीक, कस्बे में इमारतों की तादाद में मुसलसल इजाफे के साथ कस्बे में खिलाड़ियों के ठहरने की गुंजाइश में मुसलसल कमी आती रहेगी। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं कल कस्बे में घुस पाऊंगा या नहीं। करीब ही एक बार में आराम करने वाले खिलाड़ी जेर तामीर स्टेडियम के साइज के ढांचे को देखकर तेवरी चढ़ाए बगैर न रह सके। इस वक्त सिल्वर विंग टाउन में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सिल्वर विंग टाउन मामूल के मुताबिक काम करे, जीरो विंग ने ऐसा निजाम बनाया था कि जो खिलाड़ी जीरो विंग के अरकान नहीं थे वो दिन में सिर्फ 10 घंटे सिल्वर विंग टाउन में रह सकते थे। अगर खिलाड़ी अपना मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद कस्बा छोड़ने से इनकार करते तो NPC फौजी या तो उन्हें जबरदस्ती कस्बे से निकाल देते या उन्हें सीधा मार देते। फिर भी इस पाबंदी के बावजूद सिल्वर विंग टाउन अब भी सारा दिन भरा रहता था। इस वक्त जीरो विंग ने एक वक्त में कस्बे के अंदर जाने की इजाजत वाले खिलाड़ियों की तादाद को सिर्फ 8 लाख तक महदूद कर दिया था। अगर देर से आने वाले कस्बे में दाखिल होना चाहते तो उन्हें किसी के कस्बे से बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ता। इसलिए जैसे जैसे कस्बे की खाली जगहों पर मजीद इमारतें बनेंगी, अंदर जाने की इजाजत वाले खिलाड़ियों की तादाद कम हो जाएगी। वक्त तेजी से गुजर गया। जब सैफ अली ने आखिरी मैजिक ईरे कंधा करना खत्म किया तो 8 घंटे गुजर चुके थे। 50 एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स ने एडवांस सिमथी का तबई ढांचा तामीर करने में सिर्फ 4 घंटे लगाए थे। ये बिलाखिर मुकम्मल हो गया। सैफ अली ने मुकम्मल शुदा एडवांस सिमथी को देखते हुए अफसोस के साथ आह भरी। अगरचे सिमथी की कल 3 मंजिलें थीं, लेकिन उसकी ऊंचाई 20 मीटर से ज्यादा थी। इसके सामने मौजूद एडवांस सिमथी यकीनी तौर पर बेसिक सिमतेज से एक दर्जा ऊपर थी, जिनकी ऊंचाई सिर्फ 4 मीटर होती थी। ये एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ इमारत की बैरूनी शक्ल से ही देखी जा सकती थी। ताहम इमारत का अंदरूनी हिस्सा इससे भी ज्यादा हैरान कुन था। चूंकि सैफ अली ने जाती तौर पर हर मैजिक ईरे को कंधा किया था,
इसलिए इसे मैजिक एरीज की सलाहियतों का अमूमी अंदाजा था। एडवांस सिम थी न सिर्फ कस्टम मेड हथियारों और आलात की मरम्मत और तैयारी कर सकती थी, बल्कि हथियारों और आलात को तोड़कर खिलाड़ियों को उन अशिया को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कुछ मवाद वापस भी कर सकती थी। फिर खिलाड़ी नए हथियारों और आलात के लिए दोबारा हासिल किया गया मवाद इस्तेमाल कर सकते थे। अगरचे रिकवरी रेट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये मतरूक अशिया को एनपीसीज को बेचने से फिर भी बेहतर था। अगर वो इस सलाहियत को जाहिर कर देता तो लातादाद खिलाड़ी यकीनी तौर पर अपने मतरूक हथियारों और आलात को तोड़ने के लिए एडवांस्ड सिमथी का रुख करते। दरी असना जीरो विंग इस सर्विस के लिए थोड़ी सी फीस ले सकता था। बहुत खूब, चिल्लू अब उसे चिल्लाते हैं। सैफ अली ने फिर एडवांस सिमथी का सिस्टम इंटरफेस खोला और इमारत को आवाम के लिए खोलने का इंतखाब किया। अगले ही लम्हे तामीराती मकाम के अर्द गिर्द मौजूद जादुई पर्दा गायब हो गया, जिससे वो देवहकल इमारत आवाम के सामने आ गई। इसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सैफ अली के कानों में पड़ी। सिस्टम सिल्वर विंग टाउन की मकबूलियत और सिक्योरिटी ने एक इंटरमीडिएट टाउन के तकाजे पूरे कर लिए हैं। क्या अब सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड करना चाहते हैं? शानदार, बिल्कुल मेरी तवक्को के मुताबिक। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर सैफ अली खुशी महसूस किए बगैर न रह सका। वो काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन सिल्वर विंग टाउन को अपग्रेड करने का इंतखाब किया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।